लोग अब राइटिंग और कम कर दिया है। पहले जो है वो हम थोड़ा बहुत लिख लिया करते थे मजमून, लेकिन अब तो वो भी हम छाप लेते हैं शायद इंटरनेट से, तो वो भी थोड़ा सा कम हो रहा है। तो खुसूसन वो स्टूडेंट जो मेरी तरह हैं, थोड़ा वीक हैं, उनके लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो नए नए आइडियाज़ करके आप हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। एनीवे तो इसमें जो स्टूडेंट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो अपने नाम के साथ रीनेम करके आईडी भी लगा ले तो उनकी फिर अटेंडेंस में भी ज़रा आसानी हो जाएगी और उनको हम अटेंडेंस जो है वो मार्क कर देंगे। आप लोगों को डराने के लिए जो है वो मैंने जो है वो एक असाइनमेंट भी बनाई है और आज के क्लास के अंदर ख़ास बात ये होगी कि हम थोड़ा सा चैप्टर 6 को एक मरतबा और रिकैप कर लेंगे क्योंकि रमज़ानों के अंदर एंडिंग पे था, तो इसमें मसले मसाइल थे तो वो देख लेंगे। और इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें प्रैक्टिस के हवाले से भी आपके लिए ऐड की हैं असाइनमेंट में, तो वो असाइनमेंट वगैरह भी हो जाएंगी। मैं आप लोगों से इंशाल्लाह लिंक शेयर कर दूंगा, तो फिर देख लेंगे। तो अब जो है वो इससे पहले कि मैं डीप लर्निंग की तरफ जाऊं। सर आवाज स्लो आ रही है। अच्छा जी, एक मिनट, टिंग मैं ज़रा सेट करता हूँ। अच्छा जी, तो आप देखें कुछ बेहतर आ रही है आवाज़? जी सर कुछ बेहतर हुई। ओके, ज़बरदस्त। कुछ गड़बड़ है। अच्छा एक मिनट, मुझे मैंने थोड़ा सा अपना सेटिंग चेंज कर रहा हूँ मैं अपने, तो मुझे भी असल में आप लोगों की आवाज़ जो है ना वो आनी चाहिए, तो मुझे हाँ, तो अच्छा अब अच्छा, तो उम्मीद है कि आप मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी बेहतर आ रही होगी आपको। आप में से कोई अगर कुछ बोल देगा तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि मुझे आप लोगों की आवाज़ सही आ रही नहीं आ रही। हेलो, हाउ आर यू? आ रही है सर। ओके, ज़बरदस्त। आ रही है सर, जबरदस्त आ रही है। गुड यार, इसको टर्न ऑफ कर देते हैं। अच्छा जी, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने पास भी जो है ना इस बुक का एक वर्जन जो है जो आप देख रहे थे चैप्टर नंबर 6 जो है वो ओपन कर लिया करें ताकि इसको आप रेफर कर सकें, ताकि मैं जब आपसे सवालात करूं तो उन सवालात के आप बेहतर जवाब जो है वो दे सकें। ठीक है जी। और ये करना है आपको कि एक जो है वो आपके पास गूगल के ऊपर डॉक्यूमेंट ओपन अप कर लिया करें, डॉक्यूमेंट जिसमें जो चीज़ें आपको मैं बता रहा होता हूँ या कोई टिप्स दे रहा होता हूँ तो वो आप जो है उनको आप देख सकें और समझ सकें। क्लास ले लो मोबाइल के अंदर, 11:15 बजे शुरू होती है। अच्छा जी, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। आईडी प्लीज ऐड मी बिलव ब्रदर्स, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग अपने माइक भी जरा बंद कर दिया करें जब आप लोग कर नहीं होते, मुझे आप लोगों की जो है ना वो बैकग्राउंड वॉइसेस जो हैं वो आ रही होती हैं। मैं अभी आप सब लोगों को म्यूट ऑल कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जब आपको कोई बात करनी हो। अच्छा, मेरा जो क्लास की रैप अप से जो है वो मेरा पहला सवाल है कि मुझे बताएं कि हम जो है जब हमें टेक्स्ट के ऊपर डीप लर्निंग अप्लाई करना हो और टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन करनी हो तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे या सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, और तो वो मुझे बताएं। सबसे पहले तो सबसे पहला स्टेप, अगर हमें टेक्स्ट की को के ऊपर डीप लर्निंग अप्लाई करनी हो, सबसे पहला स्टेप क्या है? सर पहले तो टेक्स्ट को हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है, आई लाइक दिस आइडिया। जी सर। अच्छा, अब टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करने के तीन तरीके हैं। तीन तरीके हैं। वाह, ज़बरदस्त। कौन कौन से? सर एक तो हम अगर उसको वर्ड्स में टोकन कर दें, ठीक है, और एक कैरेक्टर्स में टोकन कर दें, ठीक है, ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया। मैं या अक्सर ये चीज़ फिर करता हूँ कैरेक्टर वाइज को, लेकिन ये कि ये भी एक अच्छा आइडिया है
कि वर्ड को टोकन और कैरेक्टर में हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर नंबर से डोनेट कर दें। तीसरा एनग्राम्स है कि आप उसको कैरेक्टर्स या वर्ड्स दोनों में वो कर दें, अच्छा, पहले टोकन कर देखो स्क्रीन के ऊपर देखते, इस स्क्रीन पे देखने को जो है वो एक खुफिया हिंट समझो और मुझे बताओ कि पहले तरीके में हम जो है वो क्या करते हैं। सर ये तो जो वो हमने टोकन बनाया है उसको फिर वन हॉट एन्कोडिंग के जरिए वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, सही है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब ये बताओ कि ये वन हॉट कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। जरूरी नहीं कि आप ही सर, ये- बताओ, कोई और भी बता सकता है, मैं खुद भी पूछ सकता हूँ, मैं खुद पूछता हूँ कुछ लोगों से ताकि मुझे पता लगे कि क्लास में कौन कौन जाग रहा है और कौन कौन जो है वो दूसरी वाली स्क्रीन के ऊपर मूवी देख रहा है। ठीक है, तो जैन अली से पूछते हैं, आखिरी वाले से ना। जैन अली, क्या आप बता सकते हो कि वन हॉट कोडिंग कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, द कैट सैट ऑन द मैट। नहीं हो रहा। हेलो हाँ भाई, कोई और भी जो है वो इसमें वो कर सकता सर एनग्राम की टोकनाइजेशन करके कि दो वर्ड्स की करें, तीन वर्ड्स की करें। है। हेलो हेलो, हाँ भाई, कोई बताना चाह रहा है? मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की अभी तक। एनग्राम्स की टोकनाइजेशन करके बाइनरी में कन्वर्ट करना। क्या कह रहे हो भाई? मुझे आपकी आवाज किसी ने, थोड़ी सी आवाज स्पीकर बढ़ाओ जरा। 2 ग्राम 3 ग्राम की टोकनाइजेशन करके। हाँ नहीं, ये तो होगी, लेकिन मुझे आप बताओ, आप अगर ये करोगे द कैट सैट ऑन द मैट, इसको वन हॉट कोडिंग में कन्वर्ट करोगे अपनी जाती जहानत से, यानी पर्सनल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए, तो कैसे करोगे? केरस कर वन देगा हॉट ना? कोडिंग की बात हो रही है अभी। हाँ, केरस कर देगा सर ये। कैरेस से नहीं कराना, मुझे आपसे कराना है। सर इसको नंबर से इशू करके कैसे बताओ जरा। हर वर्ड को मैं एक नंबर इशू कर दूं। जैसे दाव को एक वर्ड, कैट को एक नंबर। ठीक है, सही है। और कोई और कुछ बताना चाहेगा भाई? कोई, ये रिजवान अहमद 038414, क्या कह रहे हो तलहा? हर करेक्टर को सर में कन्वर्ट कर देंगे। ये जहाँ दा है इसके अंदर टी एच और ई, इनमें से आप 0 से लेके 1 तक, 0 किसको नहीं 0.1 कर दे, देखो, मैं अब ये नहीं कह रहा कि आप कैरेक्टर वाइज करें, मैं तो कह रहा हूँ वर्ड वाइज ही कर दो आप। ठीक है सर। तो कैसे करोगे? सर हम उसको क्या कहते हैं, नंबर 0.1 हम दा को कर देते हैं, कैट को 0.2 कर देते हैं, सैट को 0.3, इस तरह करके हम मैं वन हॉट कोडिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ अभी। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो आप। और क्या करोगे? आप क्या करोगे आगे, क्या करोगे? सर बुक में तो इंडेक्स के हवाले से लिखा हुआ है कि इंडेक्स असाइन कर देते हैं उसको। हाँ सही है। अब मुझे बताओ ना, ये मेरे पास ये जो सेंटेंस है, द कैट सैट ऑन द मैट, इसके लिए क्या करोगे?
हर वेक्टर को, हर टोकन को एक इंडेक्स असाइन कर देगा और फिर वो उस इंडेक्स को चेंज कर देगा बाकी आगे चल के कोड में। हाँ मुझे एग्जांपल मतलब ये करके दो मुझे इन 5-6 वर्ड की वन हॉट कोडिंग चाहिए। ये हुई भी है ना नीचे? नहीं हुई भी नीचे। और कोई ट्राई कर सकता है? वन हॉट कोडिंग क्या होगी? द कैट सैट ऑन द मैट की वन हॉट कोडिंग क्या होगी? गूगल करके बताते हैं। हाँ भाई कोई करके दे सकता है ये? द कैट सैट ऑन द मैट, इसकी वन हॉट कोडिंग करके दे सकता है कोई मैन्युअली? कोई भी? फर्रुख? इसका जो है जो लिस्ट है उसको बेसिकली इसको स्प्लिट करके एक डिक्शनरी के अंदर चेक कर लें कि पुराना वर्ड मौजूद है नहीं, और अगर है तो वन, नहीं है तो उसको ऐड करा के वन। मैं आपसे जो है ना एल्गोरिथम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे करके दे दो। मुझे बता दो कि भाई दा का वन हॉट कोडिंग क्या होगी, कैट की क्या होगी, सैट की क्या होगी। आगे जो है ना ये जहाँ पे ये कोरोना वाले घर है, इस घर से आगे पड़ेगी। द कैट सैट ऑन द मैट बनता है 6, तो 1 2 हाँ? 3 नहीं मजबूत ये तो 6 सही है। कैरेक्टर्स हैं, तो मैक्सिमम 6 लेंथ के कैरेक्टर्स बन जाएंगे। वन हॉट कैरेक्टर्स की बात नहीं, वर्ड की बात हो रही है। जी जी वर्ड। इसमें पहला होगा 1000, सेकंड 01, थर्ड होगा 00100, इस तरह। ठीक है, तो ये मुझे बताओ कि इसमें जो वन हॉट कोडिंग होगी उसमें वन हॉट कोडिंग के अंदर मैक्सिमम एक वर्ड के लिए, दा के लिए जो वेक्टर होगा वो कितना होगा? सर 6 का होगा, 6 डायमेंशंस का मैक्सिमम लेंथ। अगर हम उसकी ले लें, पूरे फ्रेज की मैक्सिमम लेंथ ले लें। अच्छा, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो हम सबसे पहले दा को एक नंबर दे देंगे, सही है? जैसे हमने नंबर दे दिया 1, कैट को भी एक नंबर दे देंगे 2, सेट को भी नंबर दे देंगे 3, ऑन को एक नंबर दे देंगे 4। दा जो है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है तो उसको 1 नंबर ही रखेंगे, और मैट को एक नंबर दे देंगे 5। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5, मैट को नंबर 5 मिलेगा, सही है? ये वाली चीज सही है ना? हाँ, जीरो सेपरेशन। ठीक है भाई, सब लोग इतना मुतवज्जा हो जाओ, बातें करते रहोगे तो समझ में नहीं आएगी बात। जी सर। अच्छा, अब मुझे हर नंबर को वन हॉट कोडिंग में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास टोटल नंबर कितने? 6। टोटल जो वर्ड है वो 6 नहीं है, 5। टोटल यूनिक वर्ड कितने हैं? आप सही सवाल। 5 है। टोटल यूनिक वर्ड 5 है ना? 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो वेक्टर होगा एक वर्ड के लिए, उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। 5 होगी। ठीक है, अब तो मेरा जो दा के लिए मैं इसको बना सकता हूँ 1 0 0 0 0, और कैट के लिए बना सकता हूँ 0 1 0 0 0। बिल्कुल, चाहे तो लिखते भी रहें कहीं पर। और सैट के लिए बना सकता हूँ 0 0 1 0 0, और ऑन के लिए बना सकता हूँ 0 0 1 0 1 0। इसी तरह जो है वो 0 0 और आखिरी में 1। तो इस तरह मेरी वन हॉट कोडिंग हो गई जी। ठीक है, ये आप मैन्युअली तो कर सकते हो ना? जी सर। इसका एक प्रोग्राम भी बना हुआ है यहाँ पर, वन वर्ड लेवल वन हॉट कोडिंग। ठीक है, अच्छा ये देखो असाइनमेंट है जो मैं आपके सामने जो है वो शेयर करने चला रहा हूँ कि इसके अंदर आप लिस्टिंग 0.1 से जो है वो मैं आपको एक जो है वो दूंगा, एक टेक्स्ट आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है, और वो जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है वन हॉट कोडिंग में। वन हॉट कोडिंग में, सही है?
और दो तरीकों से करना है, एक तो लिस्टिंग नंबर 6.1 से करना है जो यहाँ दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो दूसरा जो आपको काम करना है वो ये है कि आपको वन हॉट कोडिंग जो है वो कैरेट्स के अंदर से मदद से भी करनी है, जो कैरेट्स का बिल्ट इन फंक्शन है, इसको मैंने नाम दिया, ये जो है इसकी लिस्टिंग है 6.3, ठीक है। ठीक है सर। और 6.4 के ऊपर वन हॉट कोडिंग विद हैशिंग दी हुई है, उससे भी आपको करना है, सही है। और उसके बाद वैलिडेट करना है कि इसके अंदर जो आपके पास वन हॉट कोडिंग है, इसके अंदर रिजल्ट जो है वो कितना सिमिलर है। आइडियली जो है वो 100% सेम ही होना चाहिए ना, चाहे आपका कोड हो या कैरेट्स का हो, लेकिन अगर सेम नहीं है तो फिर आपको बताना है कि क्यों नहीं है, उसका कोई रीजन आपको बताना है। लेकिन आइडियली स्पीकिंग आपके बनाए हुए वन हॉट कोडिंग और कैरेट्स की दोनों के दोनों जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपको रीजन बताना है। सही है भाई? सर आवाज स्लो हो गई है। अच्छा ठीक है, तो अब जो है ये आप लोग को समझ में आ रही होगी ना कि किस तरीके से जो है वो ये काम करना है। इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लें ताकि मैं आगे जाने से पहले आपको इसको क्लियर कर दूं। सर एक चीज पूछनी थी, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और वन हॉट इनकोडिंग दोनों तकरीबन काम एक ही है, लेकिन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने बेसिकली सिर्फ बाइनरी कोड में कन्वर्ट, लेकिन वन हॉट इनकोडिंग में हम 010 कर रहे हैं, तो कौन सा बेहतर है? हाँ, यही हमें यहाँ पे पढ़ना है। वन हॉट कोडिंग तो समझ में आ गई ना आप लोगों को? जी। आपको मैनुअल समझ में आ गई और प्रोग्राम बनाओगे तो ये क्लियर हो जाएगा कैसे होगा। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, जिसको हम वर्ड एम्बेडिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग मुझसे बीच बीच में सवाल करते रहना, मैं भी आपसे सवाल करता रहूंगा ताकि क्लास के अंदर मुझे आप लोगों का लेवल और अंडरस्टैंडिंग भी पता लग रहा है और आप लोगों को भी क्लियर हो जाए ना। तो सवाल अगर आप लोग खामोशी से बैठे रहोगे, जितने भी लोग खामोशी से बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए जो है वो काफी मुश्किल होगी, क्योंकि आप सवाल करते रहोगे, मैं आपको इनकी चीजों के बारे में जो भी डिटेल है वो बताता रहूंगा, आप सवाल करते रहेंगे सर ये क्या, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वन हॉट कोडिंग ऑब्टेन्ड थ्रू वन हॉट कोडिंग स्पार्स एंड हाई डायमेंशनल। ये बताओ, ये वाली चीज समझ में आ गई आती है आपको? और क्या इसकी एग्जांपल दो कि कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, थोड़ा एक्सप्लेन करो अगर आपको समझ में नहीं आ गई। नहीं समझ में आ गई तो सवाल पूछ लो। हाँ भाई, सबको समझ में आ गई? सर डायमेंशन कैसे बड़ी होती है उसकी? किसकी? सर इसमें ये लिखा हुआ है। हाँ, किसकी क्या लिखा हुआ है, किसकी डायमेंशन बड़ी है ये तो बता दो। ये जो हमने वर्ड वन हॉट कोडिंग की थी उसकी डायमेंशन कैसे बड़ी बोल रहे हो? डायमेंशन से बड़ी थी कि देखो भाई मेरे पास 5 वर्ड थे, सही है, तो 5 वर्ड के लिए मुझे एक वेक्टर के साइज क्या रखना था, 5 यूनिक वर्ड थे। हाँ सही। अगर मेरे पास 5 वर्ड थे सिर्फ यूनिक, तो मेरे पास एक वेक्टर के लिए मेरी जो डायमेंशन थी वो एक वर्ड के लिए वो थी 1/5। अगर मेरे पास ये जो 6 वर्ड हैं इसके लिए मेरी डायमेंशन बनेगी वो बनेगी 6/5, क्योंकि मेरे पास 5 यूनिक वर्ड है और 6 वर्ड है लिस्ट के अंदर। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं इसको वन हॉट कोडिंग में कन्वर्ट करूंगा, द कैट सैट ऑन द मैट, उसके लिए मेरे पास 6 वर्ड हैं, तो मेरे पास 6/5 की डायमेंशन होगी। 6 मेरे पास वर्ड है और 5 यूनिक वर्ड है, तो मेरे पास 6/5 की डायमेंशन हो गई, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि जी मेरे पास 20,000 वर्ड है, यूनिक वर्ड, मेरे पास कितने वर्ड है? 20,000 वर्ड है, और 20,000 वर्ड के अंदर मेरे पास जो वर्ड की लिस्ट है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, सही है, वो 10,000 है, तो डायमेंशन कितनी होगी? 20,000 बाय 10,000। हाँ, इसको उल्टा कर दो, 10,000 बाय 20,000। बिल्कुल ठीक है। अब इस 20,000 के अंदर 20,000 के अंदर क्या होगा? ठीक है, अब मेरे पास नई चीज आ गई है, इसके अंदर आप इनोटेशन वाले का नाम भी बता सकते हैं कि भाई ये अहमद अली जो है वो इनोटेट कर रहा है। यार ये कैसे कर रहे हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी करनी है।
लेकिन मैं अजीज रहने दो, मैं डिसेबल कर रहा हूँ ये। सही है। ठीक है सर, अच्छा। बोलूंगा तो मैं आपको इनेबल कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि नाम तो पता लग ही रहा है ना आपको। यार ये तो बैड सीन हो गया सर। हाँ, तो खैर अब मैं आपको क्या कह रहा था कि अब मेरे पास, अब इसमें देखो एक वर्ड के लिए मेरे पास, एक वर्ड के लिए 20,000 मेरे पास डायमेंशन है, उसमें सिर्फ एक जगह पे 1 लिखा हुआ है, बाकी सारी जगह पे 0 है। तो आप देख सकते हैं कि डायमेंशनलिटी कितनी हाई है। जैसे तस्वीर में भी देख लो, इतनी बड़ी तस्वीर है, उसमें एक जगह 0 है, एक जगह 1 है, बाकी सारी जगह 0 है, बाकी जगह पे सारी जगह पे 0 है। तो ये आपकी डायमेंशनलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वेरी हाई डायमेंशन है ना। सही है, सही है, सही है। और कितनी डायमेंशन? सेम डायमेंशन इज द नंबर ऑफ वर्ड इन द वोकैबुलरी। तो इसको काउंटर करने के लिए हमने वर्ड एम्बेडिंग निकाला। वर्ड एम्बेडिंग में 2 डायमेंशन होते हैं, इसमें हम खुद बताते हैं। मिसाल के तौर पर हमने बता दिया भाई हमारी डायमेंशन है वो 256 की वर्ड की होगी। अब 256 से ऊपर नहीं जाएगी, चाहे जो है वो हमारे पास वर्ड एम्बेडिंग जो है वो 1 की हो, 10 की हो, 50 की हो। मतलब अगर हम 20,000 वर्ड भी करेंगे तो हमारी डायमेंशन जो है वो 256 रहेगी। तो डायमेंशनलिटी जो है वो हमारे पास जो है वो कम हो गई है। सर अगर हमारे यूनिक वर्ड 256 से ज़्यादा हो फिर? सवाल की मुझे तुम्हारी आवाज़ कम आ रही, थोड़ा सा तेज बोलोगे? सर हमारे यूनिक वर्ड जो हैं वो 256 से ज़्यादा हुए, फिर भी हम कम डायमेंशन देंगे तो हमारे मॉडल पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं, इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें अप्रोच डिफरेंट है ना। इसमें हम 1 हॉट कोडिंग नहीं कर रहे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ भी है शायद कहीं पर, इसमें हम जो है वो उसको एक वेक्टर देते हैं। यहाँ पर कई किताब में लिखा हुआ भी है, एक वेक्टर हम उसको दे देते हैं। जैसे बल्कि शुरू में लिखा हुआ होगा यहाँ पर, कहाँ गया, किताब आप लोग खोल के रखा करें ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हर वर्ड को एक सेट ऑफ वेक्टर दे दिया। इसमें जैसे हमने दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट का एक वेक्टर दे दिया एक वर्ड को। सॉरी, इसमें हमने एक वर्ड को कितने दिया, 1 2 3 तीन एलिमेंट का एक वेक्टर दे दिया है हर उसको। सही है, दा को भी, कैट को भी, सैड को भी, ऑन को भी, दा को भी और मैट को भी। और ये जो नंबर्स हैं ये देखो, ये 1 हॉट कोडिंग नहीं है, ये डेसिमल नंबर है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन में पूछते, क्योंकि ये आपकी बेसिक है। इसके बगैर आप टेक्स्ट प्रोसेसिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं कर सकोगे। सही है, ये 1 हॉटेड कर दी, बल्कि हमने इसको एक रैंडम नंबर दे दिया है। 0 से लेकर 1 तक के दरमियान में एक नंबर दे दिया है। वो 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.23 हो सकता है, 0.45 हो सकता है। और इसके अंदर डायमेंशन कम है। इसमें कितनी डायमेंशन, दा के लिए कितने वर्ड है, 1 2 और 3। और इसको फिर हम ग्राफ के ऊपर प्लेस भी कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, दा को ग्राफ पे कैसे प्लेस करोगे अगर करना होगा? अगर एक ग्राफ को दा को एक ग्राफ के ऊपर जिसमें एक्स और वाई और जेड एक्सिस है उसके ऊपर आपको शो करना है तो कैसे करेंगे? 0 पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और वाई पे 0.5 और जेड पे 1। नहीं, ये दा जो है ये किसी पोजीशन पे जाएगा ना, तो वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा? सर ओरिजिन पे होगा ना। हाँ, ओरिजिन पे होगा सर। ओरिजिन पे कैसे होगा मुझे बताओ? एक्स एक्सिस इसका क्या है, क्या लिया तुमने? एक्स एक्सिस एक्स 0 है, तो एक्स 0 है, और वाई भी 0 है, वाई भी 0.5 है, वाई 0.5 है, और जेड 1 है, जेड 1 है। तो 0 पे ये ओरिजिन पे तो नहीं हुआ ना बेटा? नहीं, ओरिजिन पे नहीं है सर, कहीं हवा में होगा, है ना। हाँ, इसका एक्स एक्सिस ओरिजिन पर है, लेकिन वाई एक्सिस 0.5 पर है। अच्छा, आप जो कैट है, कैट जो है उसका जो है वो कैसे आप मेंशन करोगे ग्राफ के ऊपर? इधर सेम सबके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए ना, ये तो ये एड्रेस है सबका। हाँ, देखो भाई, मैं आप लोगों से सवाल करूंगा। ये मोहम्मद अरसलान को शायद समझ में आ गया है।
मुजम्मिल को भी आ गया। मोहम्मद उसामा, ये वाली बात समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेट वाली बात समझ में आ रही है तुम्हें? जी सर, इसके अगर स्पेस के अंदर हम इसको प्लॉट करेंगे तो जो वर्ड्स करीबी करीब इसके साथ जा रहे हैं वो जो है उनके करीब प्लॉट होंगे 3 एक्सिस पे। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? अच्छा, तो यहाँ पर देखो एक प्लॉट बना हुआ भी है। ये देखो यहाँ पर हमने जो है वो 4 वर्ड है, उनको हमने प्लेस किया है वन हॉट कोडिंग के बजाय वर्ड एम्बेडिंग में। अब इसके अंदर मुझे बताओ डॉग का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, अंदाजे से बता दो। सर 0.5 के आसपास होगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको ये बीच वाला जो है वो 0.5 है, तो 0.5 से थोड़ा कम है ना, मेरे ख्याल से 0.4 है। 0.4 और वहां से 0.2 कर लें वाई पे। 0.4 होगा सर। 0.4 और मेरी लग रहा है दोनों तरफ से 0.4 ही है ना? सही है, 0.4 है। और कैट का क्या लग रहा है? 0.8, 0.2, 0.8, 0.7। 0.8, 0.7, यानी कि ये ये 0.8 है यहाँ पर, ठीक है, ये 0.8 हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, 4 हो गया। 4 और ये जो है यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये पॉइंट है वो, अगर ये 0.4 है हो जाएगा। ये 0.3 होगा, है ना? सही 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 है। इसी तरह अगर हम वुल्फ पे देखते हैं तो वुल्फ के ऊपर आप देखें कि वुल्फ के अंदर ये डॉग का भी 0.4 है और वुल्फ का भी 0.4 है 4 और 9, 10 है ना? और कैट का जो है वो अगर आप 8 ले रहे हो तो टाइगर का पॉइंट जो है वो मेरे ख्याल से 0.885 होना चाहिए। सही सही है। तो अगर इस तरह हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और इस तरह की रिप्रेजेंटेशन मिल जाए तो हम उससे बहुत सारी जो डेटा है वो गैस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये गैस कर सकता हूँ कि यार वाई डायमेंशन के ऊपर, सॉरी एक्स डायमेंशन के ऊपर कैट और वुल्फ आपस में बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी जो क्लासिफिकेशन है, यानी एक ही एनिमल फैमिली को बिलोंग करते हैं। सर तो कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। कोइंसिडेंस इसलिए नहीं हो सकता कि ये हमने ट्रेनिंग से पता किया, अच्छा अच्छा अच्छा। रैंडमली जनरेट नहीं किया हुआ। रैंडमली जनरेट करेंगे जिस पे लिखा हुआ भी है कि भाई अगर आप एक तरीका, तो ये देखो, इसको देखो, द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू एसोसिएट द डेंस वेक्टर विद अ वर्ड टू चूज वेक्टर एट द रैंडम। The problem with the approach is that the resulting embedding space has no structure. For instance, word accurate or exact may end up with a completely different embedding even if they are interchangeable in most sentences. ठीक है? It's difficult for a deep neural network to make sense for such a noisy unstructured data. उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारा गोल क्या है? हमारा गोल यह है कि भाई हमारा जो ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप हो, यानी हम जो एक्स और वाई के ऊपर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर बरकरार है। सिमेंटिक रिलेशनशिप होना चाहिए। सही। सिमेंटिक रिलेशनशिप क्या होता है? मतलब आपस में मैच कर रहे हो आसपास के लोग। चाहे तो हम इसको डिक्शनरी में देख भी सकते हैं। सिमेंटिक रिलेशन में रिलेटिंग टू द मीनिंग इन अ लैंग्वेज और लॉजिक। जी सर। अगर कोई चीज किसमें रिलेट करेगी, मीनिंग में रिलेट करेगी, तो वो हम सिमेंटिक रिलेशन। मिसाल के तौर पर अब वो मीनिंग में कितना रिलेट करेगी वो एक अलग मसला है, जरूरी नहीं कि 100% ही मैच हो। ठीक है, सही है ना? मिसाल के तौर पर बॉय और मैन जो है वो मीनिंग में रिलेटेड है लेकिन 100% सेम नहीं है। अग्री और नॉट? बिल्कुल सर। है ना? लेकिन रिलेटेड है, मीनिंग में रिलेटेड है। मतलब एक बॉय को आप वुमेन नहीं कह सकते, लेकिन एक बॉय को मैन कह सकते तो सही है। जी सर। है ना? राइट सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉय और मैन जो है वो रिलेटेड हैं, लेकिन बॉय और वुमेन जो है वो रिलेटेड नहीं है। किंग और मैन रिलेटेड है। आप किंग के लिए मैन का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन किंग के लिए वुमेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सिमेंटिक रिलेशनशिप, ये सिमेंटिक रिलेशनशिप जो है ये कैसे आएगी ये देखना है आपको। जी सर।
अच्छा एनीवे तो ये वाली बात समझ में आ गई सबको, सेमेंटिक रिलेशनशिप वाली बात समझ में आ गई सबको? बिल्कुल सर, लेकिन करेंगे कैसे? ठीक है, सही है। अब मसला ये है कि ये करेंगे कैसे, ये बड़ा अच्छा सवाल है। किसने किया, दोबारा करो जरा, नाम बताओ अपना, कौन था ये? सर मैं तो हाँ, सभी। ये सभी भाई ने जो बड़ा अच्छा सवाल किया कि भाई करेंगे कैसे। अब करने के लिए जो है हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज है, सही है। एक हमारी मैनुअल अप्रोचेज है जो हमने इसमें देखो यहाँ पर देखी हुई भी है, ये यहाँ पर पूरा बताया है कि ये कैसे हो सकता है। ये दो अप्रोचेज जो है वो इसमें बताई नहीं है, सही है। ठीक है। ठीक है, इसमें एक एनग्राम जो है वो अप्रोचेज, एनग्राम के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो 3-3 के सेट उठाते हैं। जब हम किसी चीज के 3-3 के सेट उठाना शुरू कर देते हैं तो ऐसे वर्ड जो एक दूसरे के साथ होते हैं तो उन्हें हमें मैच करने में आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पर हम इस तरह का एनग्राम चलाएंगे तो हमें लग जाएगा कि कैट के साथ दा इस्तेमाल होता है, कैट के साथ ए इस्तेमाल होता है, लेकिन कैट के साथ ए एन इस्तेमाल नहीं होता, सही है। तो ये एक एनग्राम की भी टेक्निक है, और भी बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन मसला ये है कि हम ये काम न्यूरल नेटवर्क से भी कर सकते हैं, सही है। जो पुराने बेचारे मशीन लर्निंग के काम करने वाले थे उनके पास ये प्रॉब्लम थी कि उनको वर्ड एम्बेडिंग खुद करके मशीन लर्निंग को देनी पड़ती थी, तब कहानी आगे जाती थी। जबकि दूसरा ऑप्शन क्या हुआ कि आपके पास ये एक मसला हुआ कि आपके पास न्यूरल नेटवर्क की मदद से ये काम न्यूरल नेटवर्क भी आपको करके दे सकता है, सही है। तो वहां पर 3 ऑप्शन है, वर्ड टू बैग ऑफ वर्ड, और जो यहाँ लिखा हुआ है क्या नाम है उसका, एनग्राम्स, ठीक है, और बैग ऑफ 2 ग्राम्स और बैग ऑफ 3 ग्राम्स, टू वर्ड टू वेक्टर, एनग्राम और न्यूरल नेटवर्क, सही है। तो हम जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क। अच्छा सर एक बात पूछनी है आपसे, जिस तरह आपने बताया कि मशीन लर्निंग के अंदर ये प्रॉब्लम आती थी कि खुद से मैनुअली करनी पड़ती थी, डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क वगैरह से हो जाता है। सर जो ये किसी की रिक्वायरमेंट अगर मशीन लर्निंग से काम करवाने वाला है और हम डीप लर्निंग के थ्रू उसका कर देते हैं ये सारी चीजें इस्तेमाल करके, तो उसके सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा डीप लर्निंग, या उसको मशीन लर्निंग से ही करके देना पड़ेगा? सर नहीं, करके बिल्कुल करके दे सकते हैं। आप अपना कोई भी डेटा किसी दूसरे को दे सकते हैं। कैसे दोगे लेकिन? सर मिसाल के तौर पे किसी ने मुझे काम दिया कि यार ये करना है मशीन लर्निंग के थ्रू, अब मैंने उसको डीप लर्निंग के थ्रू अगर कर दूं मैं, तो उसका मसला हल हो जाएगा क्लाइंट का? या तो 2 हिस्से है ना, एक तो क्लासिफिकेशन वाला हिस्सा है और एक है वर्ड एम्बेडिंग वाला। सवाल आपका बहुत अच्छा है। वर्ड एम्बेडिंग वाला हिस्सा जो है आप उसको करके दे दोगे, सही है, और सर फिर अपनी मशीन लर्निंग में इस्तेमाल कर लेगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है, दूसरा कोई सवाल करना चाह रहा था? इजाज ने सवाल अच्छा किया है कि हम अगर दूसरे को देना चाहे हम दे सकते हैं। उसके लिए अभी हम पहली अप्रोच हमारी क्या है जो आप लोगों को करनी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये लिख भी दिया है आपको प्री ट्रेन की जो है वो कोडिंग करनी है, और 6.7 की भी करनी है और 6.8 की भी करनी है। तो हम जो है वो 6.7 के ऊपर जाएं तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें वर्ड एम्बेडिंग खुद करनी है तो हम खुद कैसे करेंगे। खुद करने के लिए बड़ा ही आसान काम है। आपको एम्बेडिंग लेयर जो है वो डाउनलोड करनी है, उसको आपको बताना है कि आपकी एम्बेडिंग की डायमेंशंस जो है वो कितनी होगी, ठीक है। और सर। उसके बाद जो है वो आप जैसे पहले करते थे वैसे ही अभी भी करोगे। इससे पहले जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको अपने वर्ड को नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने वर्ड को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और नंबर में कन्वर्ट करने के बाद एम्बेडिंग जो है वो चला दी। ये आपका मॉडल है। इस मॉडल के अंदर सिवाय इस लाइन के कोई भी चीज नहीं है, राइट, ठीक है। जहां इस वाले मॉडल में कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ये तरह एक एक लाइन पढ़ लो और पूछ लोगे बस, सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। सही है सर। अच्छा, सिर्फ हमने एक नई चीज ऐड की है। ये चैप्टर नंबर 3 के ऊपर सारे कोड थे, उसमें सिर्फ एक चीज ये नई ऐड की है, सही है। लेकिन 20 वर्ड के अंदर ही भी हमारे पास जो है वो 76% एवरेज जो है वो आ रहा है, ठीक है।
अब हम थोड़ा आगे जाते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमें ये काम बना बनाया मिल जाए, ये आंसर है किसका, इजाज के सवाल का, कि भाई अगर हमें किसी को बनी बनाई देनी हो तो ठीक है, आप वर्ड एम्बेडिंग बना लें, उसको आप सेव कर लें और सेव करने के बाद वो एम्बेडिंग जो है आप लोगों को दे सकते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, दूसरे की एम्बेडिंग खुद यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, इसमें अब हमारे कोड चेंज हो गए, 6.8 से हमारे कोड चेंज हो गए, और हमने अब क्या किया है कि हमने डेटा जो है वो डायरेक्ट IMDb के अंदर से डाउनलोड किया है, और उसके बाद जो है उसको लेबल्स को जो है वो अपेंड किया है अलग से, ठीक है, कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। उसके बाद डेटा को हमने टोकनाइज किया हुआ है, सही है। टोकनाइज करने के बाद जो है हमने उनको सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया है, और उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के बाद हमने उनको शफल किया है, और शफल करने के बाद उसको ट्रेनिंग और वैलिडेशन में कन्वर्ट कर लिया है। ये वाली कहानी जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 से करते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नई बात लग रही है इन कोड के अंदर तो पूछ लो। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले लेके जा रहा हूँ, बताओ इस कोड के अंदर कहाँ से शुरू किया हूँ, यहाँ से। इस वाले कोड में कोई ऐसा सवाल हो या कोई बात हो समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकते हो। सर इसमें वर्ड एम्बेडिंग नहीं की हमने अभी, नहीं की। सर ये जो इंपोर्ट ओएस कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेटा उठाकर हम इसमें डेटा उठाकर आप ला रहे हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये प्री प्रोसेसिंग है, ये मशीन लर्निंग नहीं है अभी। हाँ सर, हम जो इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं ओएस, सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ओएस एक लाइब्रेरी है ना, देखो इंपोर्ट कराई है हमने ओएस नाम की। ठीक है सर, ये क्या करती है? ये करती है कि ये आपके दो चीजों को ज्वाइन कर देती है। देखो यहाँ पर, देखो ये लेबल टाइप देख रहे हो आप, ये जी जी सर, ठीक है। देखो हमारे पास दो लेबल हैं, अब तुम लोगों को मुझे पाइथन भी सिखानी पड़ेगी, एक है नेगेटिव और एक प्रोसेस। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एक एरे में से नेगेटिव उठाएगा, उसको लेबल टाइप में डाल देगा। सर ये तो समझ गया हूं मैं सर, ये तो आता है। उसके बाद जो है वो क्या करेगा, जो हमारा ट्रेनिंग DIR है, ट्रेनिंग DIR कौन सी है, IMDb की डायरेक्टरी, IMDb की जो भी डायरेक्टरी है उसके साथ ये ज्वाइन कर देगा ट्रेन को, यानी ये ओके ओके, यही रहेगी, उसके साथ स्लैश लग के ट्रेन लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, लाइब्रेरी यही रहेगी, उसके बाद स्लैश ट्रेन तो लगा हुआ होगा, उसके साथ जो है वो लगा देगा पॉजिटिव, पहले में लगाएगा नेगेटिव, दूसरे में लगाएगा पॉजिटिव। ओएस ज्वाइन के अंदर और स्ट्रिंग ज्वाइन में फर्क ये है कि जब ओएस ज्वाइन जब दो चीजों को ज्वाइन करता है तो उसके बीच में स्लैश खुद ही लगा देता है। तो ये हमने पाइथन के अंदर, हमारी जो है ना वो लेजीनेस की इंतहा है कि हमने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है ताकि हमें जो है वो स्लैश लगाने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, हम सिर्फ ज्वाइन करेंगे तो स्लैश खुद ही लग जाएगा। वाह, सही है, जबरदस्त सर। ठीक इसमें है, और स्ट्रिंग अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर स्ट्रिंग का भी ज्वाइन फंक्शन होता है, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको दो लफ्जों को जब ज्वाइन करोगे बीच में स्लैश खुद लगाना पड़ेगा, वरना वो जो सब डायरेक्टरी नहीं बनेगी, गड़बड़ हो जाएगी। सर मैं आपसे एक छोटी सी बात ये पूछनी है, मैंने स्मार्ट वे ऑफ पाइथन जो है, द स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन, हमने सर वो पढ़ी है क्वार्टर 1 में, तो सर लेकिन ये इसमें इतनी माशाल्लाह नई नई चीजें वो तो है ही नहीं सर उस बुक में। हाँ लेकिन देखो ना यार, किताब पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप किताब के अलावा कुछ पढ़ोगे ही नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे, आप इन चीजों को देखो। जैसे मुझे कैसे पता लगा, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, मैंने जाकर क्या किया, मैंने यूं किया, अब बताओ मैं क्या करूंगा, सर्च करेंगे सर। हाँ मैंने यूं किया, जब मैंने यूं किया तो मैंने यहाँ पर जाकर चेक किया, ठीक है, चेक किया तो मुझे ये पता लग गया, मैंने इसको देखा, इस पे एग्जांपल्स भी आ रही हैं, सारी पूरी कहानी है। तो जब आहिस्ता, हाँ तो असल में आपको जो है जो करना है वो ये है, ये वाला जो अप्रोच है ना, ये वाली अप्रोच, ये वाली और ये वाली, ये आपकी यूं समझे ह्यूमन लर्निंग है जो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही है कि आप कोड में बैठे हैं तो कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको ये पता करना है कि लिस्ट DIR क्या करता है, वैसे तो नाम से पता लग रहा है लेकिन फिर भी नहीं पता, तो आप इसको सर्च कर लें। ठीक है सर। और कोई भाई सवाल करके डांट वाट खाना चाह रहे हो तो बता दे, मजाक कर रहा हूँ, मतलब है कि यार कोई डांट भी खा सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन सवाल कर लिया करो ताकि आपके जहन के अंदर क्लियर हो जाए। सर बाप की डांट ना बच्चे को निखार देती है सर, आप हमारे रूहानी वालिद हैं सर। हाँ भाई, बाकी लोगों का खैर मैंने कोई डांट वाट नहीं रहा, मैं इसी आपसे पूछ रहा हूँ कि अच्छा ये वाले, इसके अलावा और कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप पूछ सकते हैं कि सर ये वाली कमांड क्या कर रही है, कमांड सर
ये कमांड क्या कर रही है सर? यही वाली जो मैंने, ये इससे पहले वाली, यही वाली सर, ये जो आपने बोली है, दिखाई, हाईलाइट की है। हाँ। तो भाई कोई और बता सकता है या मुझे ही बताना पड़ेगा? सर मैं बताऊंगा यार, नहीं, तुम देखें नहीं इसका बता, तुम्हें तो पता है। कोई और भाई सर ये बताए? वेरिएबल लिया आपने, सर मैं बताता हूँ सर, ये हाँ। आपने वेरिएबल लिया लूप में, ठीक है, ये सही। जीरो से चलेगा, सिर्फ इस ठीक वाली है। कमांड को बताओ, और ये ये वाली जो कमांड। सर ये इस वेरिएबल में जो इसने कहा है कि इस वेरिएबल के इंडेक्स -4 से आगे तक ना, आगे तक बराबर है txt के। समझाओ ना, क्या इसका ये आगे मतलब है से सर। मतलब क्या है? मतलब सर ये वेरिएबल है ना, माइनस का मतलब क्या है? माइनस बताओ, माइनस क्यों लगाए? माइनस लगाने से क्या होगा? -4 इंडेक्स है सर इंडेक्स यहाँ से लेकर आगे तक, जहां तक भी वो आखिर तक है, आखिर तक वो बराबर है माइनस नहीं .txt समझा पा के। रहे हो? माइनस समझाओ, माइनस से लगाने से क्या होता है? कोई और बताए सर माइनस माइनस लगाने से जो क्या है होगा? सर वो, सर माइनस का मतलब ये है कि सिर्फ एक्सटेंशन उठाना है हमने फाइल का। नहीं, गलत। सर वो माइनस क्योंकि बताओ, माइनस, माइनस एरे में माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब ये लेंथ से 4 माइनस करके लेंथ उठा लो सर। आखिर वाले पॉइंट से, वो सर आखिर वाले से 3, आखिरी वाले से मतलब 4 पहले। चलो 4 कर लो आखिरी वाले से, लेकिन माइनस का मतलब क्या हुआ? अभी तुम लोगों ने बताया है ना, इसी को जी, हिंट जी। समझो। माइनस का मतलब क्या होगा? रिवर्स में। रिवर्स में। माइनस का मतलब ये होगा कि जब ये क्या करेगा, अपनी इंडेक्स के लिए सर्चिंग करेगा, तो ये राइट साइड से करेगा या रिवर्स साइड से करेगा, एंड से, जिसको तुम आखिरी आखिरी कह रहे हो ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंड। एंड से जो है वो लेफ्ट की तरफ आएगा, या एंड से फर्स्ट की तरफ आएगा। सही है। माइनस का जहां भी माइनस लगा हुआ होगा, इसका मतलब क्या है? एंड से शुरू की तरफ, एंड से फर्स्ट की तरफ, एंड से स्टार्ट की तरफ। और अगर प्लस का मतलब क्या है? अगर माइनस नहीं लगा हुआ इसका मतलब प्लस है, इसका मतलब है फर्स्ट से एंड की तरफ। मेरे के पास क्या? ठीक है सर। अब आप लोगों को माइनस का और प्लस का फर्क समझ में आ गया ना? मैंने नीचे से ही दे दिया था ना वो मेरे को, नीचे काउंटर पर रख दिया था बातें ऊपर। आपस की बातें। अबे माइक तो मैं बंद मतलब कर दो ऊपर के भाई। ले रहा हूँ। अच्छा, तो जिस भाई ने सवाल किया था उसका ये मतलब ये है कि भाई ये आपके एफ नेम में से, एफ नेम का मतलब है डायरेक्टरी नेम, डायरेक्टरी नेम में से एक एक फाइल का नाम उठाएगा और उस फाइल के नाम को चेक करेगा। उसके आखिरी के अंदर, आखिरी से जो 4 कैरेक्टर हैं, अगर उसमें .txt लिखा हुआ है, आखिरी से 4 कैरेक्टर उठाएगा और उसमें देखेगा क्या उसमें .txt लिखा हुआ है। अगर .txt लिखा हुआ है तो उसको ओपन करेगा। सही है। इसका मतलब है कि वो जो फाइल है वो डायरेक्टरी का नाम नहीं है बल्कि किसी फाइल का नाम है, और वो जो फाइल है वो टेक्स्ट फाइल है। अगर कोई और बाइनरी फाइल है तो उसको नहीं उठाएगा, टेक्स्ट फाइल को उठाएगा, उसको वो ओपन करेगा। ओपन करने के बाद हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है टेक्स्ट के नाम का, इस टेक्स्ट के नाम से के वेरिएबल को यहां पर वो क्या कर देगा, इसके अंदर पूरा का पूरा डेटा, इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा उसको किस में अपेंड कर देगा? f.read में। यानी कि f.read से पूरा का पूरा डेटा उठाएगा और टेक्स्ट में जाकर अपेंड कर देगा। यानी हमारे एरे के अंदर एक नया एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा उस फाइल के सारे डेटा के साथ। इसका मतलब है अगर फाइल में 10 हमारे पास 10 फाइलें मिलेंगी तो हमारे पास ये टेक्स्ट के नाम के जो एरे है इसके अंदर 10 जो है वो एलिमेंट होंगे, और हर एलिमेंट के अंदर एक फाइल का पूरा टेक्स्ट पड़ा हुआ होगा। मतलब जो हमने टेक्स्ट कॉल कर देगा, लिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर पूरा ये फाइल उठा के डाल देगा ना सर, एफ रीड कर हाँ, वो रीड। हाँ। और इसके अलावा जो लेबल के नाम का एरे है, लेबल के नाम का एरे जो है उसके अंदर अगर लेबल की टाइप नेगेटिव थी तो नेगेटिव डाल देगा और पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव डाल देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास फर्स्ट करो 10 डॉक्यूमेंट है तो 10 डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास टेक्स्ट के अंदर 10 एलिमेंट होंगे, और 10 एलिमेंट के अंदर हर एलिमेंट के अंदर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट का डेटा पड़ा हुआ होगा, और एक और लेबल होगा, और उस लेबल के अंदर जो है वो मेरे पास नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। डॉक्यूमेंट के सामने मतलब जैसे मिसाल के तौर पर टेक्स्ट के अंदर 0 के अंदर एक डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है और लेबल के 0 के अंदर ये पड़ा हुआ है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसी तरह टेक्स्ट के 1 के अंदर जो है वो पूरी डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है और लेबल के 1 के अंदर ये पड़ा हुआ है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहां तक कोई सवाल करना है जो कर लो, सवाल करते हो मुझे अच्छा लगता है। गया सर। समझ में आता है कि आप लोगों को क्या चीज समझ में नहीं आई। ठीक है।
सर एक बात बताएं। हाँ पूछो। सर वो देखें, ये जो हमने पाइथन में ये मतलब सर एक मिनट लूंगा उससे भी कम, डेटा फाइल्स जो पढ़ा है सर, कि इस तरह फाइल ओपन होती है, इस तरह रीड होती है, ठीक है सर। हाँ हाँ। और तो सर मुझे ये समझ नहीं आता, जब हम ये सारी चीजें ओपन वो पाइथन का जुपिटर नोटबुक, पाइचार्म वगैरह में जब सब कुछ सेव भी कर सकते हैं, सब कुछ सारी फाइल्स को ओपन भी कर सकते हैं, तो सर डेटा फाइल्स के जो है चैप्टर पढ़ाया गया है पाइथन के अंदर, उसका काम सर सिर्फ क्या यहीं पर है इसी लूप के अंदर? उस बाकी सेव करने का तो कोई नहीं है ना सर उसमें काम, कि सेव करो, ओपन करो, राइट करो। ये तो सर हम सारा काम खुद ही हमारा आईडीई कर देता है। नहीं आप असल में हम जो आईडी में डेटा सेव कर रहे होते हैं वो डेटा नहीं होता, वो तो कोड होते हैं। हम तो कोड फाइल सेव करते हैं ना। ठीक है ठीक है, ये डेटा अच्छा। है, ये डेटा है, सही है। तो डेटा तो हमें सेव करना पड़ेगा। मतलब मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाऊंगा अपना, मैंने जो है ना वो एक और उसके अंदर बनाया ये नहीं, बस आप समझा दिए, ठीक है मैं समझ गया सर। सही है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट तो है वो मेरे पास इन दो एरे में आ गया, इस वाले एरे में, इस वाले एरे में। अब मुझे उसको टोकन में कन्वर्ट करना है। तो आप देखो आपके पास दो एरे हैं, याद रखना, लेबल और टेक्स्ट के नाम से। आप मुझे बताओ कि ये वाले कोड आप लोगों को समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, और कौन सी लाइन समझ में नहीं रही हो पूछ लो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्योंकि मैं बोल नहीं रहा भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये पढ़ लो, इसमें देखो कौन सी चीज ऐसी है समझ में नहीं आई। वरना मुझे बताओ कोई चीज, जैसे मैं मिसाल के तौर पे पूछ रहा हूँ कि इसमें दिखाओ ये क्या हो रहा है। से क्या हो रहा है? हाँ, ये सब बताएं मुझे बारी बारी कि अपनी राय दें कि इसके अंदर क्या हो रहा है। मैं स्टार्ट करूंगा, कहाँ से स्टार्ट करूं? आमिर अली से। आमिर अली आप बताओ भाई कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आमिर अली कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कह सके हैं। अहमर, अली खान, अली शाह, अरबाज, अशद। अशद हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, Q1 से हमारे साथ हैं, अगर ये वही वाले हैं तो अशद आप कुछ बताना चाहोगे कि इस वाली लाइन में क्या होगा? सर टोकनाइजर जो है ये एक बिल्ट इन है पाइथन का, ये टोकनाइज कर देगा वर्ड्स को। पाइथन का बिल्ट इन नहीं है ये, पाइथन का बिल्ट इन नहीं है। अच्छा, लाइब्रेरी अलग किसी और चीज का बिल्ट इन है। हाँ देख लो, ऊपर देख लो, फ्रॉम के साथ जाके देख लो किसका बिल्ट इन है। फ्रॉम केरस का ये बिल्ट इन। वैसे हमने यूज किया था कि तो अपना Q1 में यूज किया था टोकनाइजर। टोकनाइजर जो तुमने यूज किया था ना वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो जो था वो उसका था क्या कहते हैं, डिक्शनरी का था टोकनाइजर फंक्शन ना। लेकिन ये वाला जो है ये वो वाला टोकनाइजर नहीं है। अच्छा, वो फंक्शन था, ठीक है, वो फंक्शन था। इससे मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, ये फंक्शन नहीं है। फिर क्या है ये सर ऑब्वियसली केरस का जो है ये एक लाइब्रेरी है। देखो पाइथन में आपने दो चीजें पढ़ी थी ना, एक तो फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ा था आपने? मेथड्स होते हैं। मेथड होते हैं, और मेथड के अलावा क्या होता है? मेथड की जो मम्मी होती है, मेथड की मम्मी वो फंक्शन होता है। नहीं, क्लास होती है। क्लास, सॉरी। ठीक है, क्लास को जब हम कॉल करते हैं तो उस वक्त उस क्लास को एक और नाम देते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम बढ़ा है। इससे समझो कि टोकनाइजर क्या है, बताओ जरा मुझे। क्लास को एक नाम देते हैं, क्लास जब हम उसको कॉल कर रहे होते हैं, एक तो जब बना रहे होते हैं तो वो क्लास है, लेकिन जब यूज कर रहे होते हैं तो उसको क्लास नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस। हाँ, ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। तो टोकनाइजर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, सही है। टोकनाइजर जो है ना ये एक क्लास है, और इससे जरिए हमने क्या बना लिया है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना लिया, इसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं।
तो टोकनाइजर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सही है। हमने क्या किया है, टोकनाइजर क्लास के जरिए एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका नाम है टोकनाइजर। दोनों में फर्क है, ये टोकनाइजर का टी बड़ा है और ये टोकनाइजर का टी छोटा है, तो दोनों का फर्क पता है ना आप लोगों को, समझ गए ना आप लोग? यस सर। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो अक्सर ऑब्जेक्ट जब क्लास बना रहे हो तो क्लास का नाम के अंदर जो है वो पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन जब हम उसका ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं तो उसका पहला लेटर जो है वो स्मॉल कर देते हैं, ताकि फर्क नजर आ जाए और रिलेशनशिप भी मिल जाए, सही है। अच्छा सर एक बात बताइए, अच्छा ये टोकनाइजर ये ऑलरेडी बना हुआ होता है, क्योंकि इसका काम तो ये होता है ना कि बड़े टेक्स्ट को ये छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। हाँ, तो ये कर रहे हैं आप देखो, टोकनाइजर एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक मेथड है फिट ऑन टेक्स्ट, ये जो है ये जब चलेगा, ठीक है, तो ये फिट ऑन टेक्स्ट चल जाएगा, और उसके बाद आपके पास सीक्वेंसेस में देखो टोकनाइजर टेक्स्ट टू सीक्वेंस, तो पहले ये बिल्ट इन मेथड चलेगा, ये अपने पास टुकड़े करके रख लेगा, लेकिन टुकड़े अभी आपको मिलेंगे नहीं, फिर आप उसके बाद ये चलाओगे टोकनाइजर टेक्स्ट टू सीक्वेंस। जब आप टोकनाइजर का टेक्स्ट चलाओगे तो टेक्स्ट को वो कन्वर्ट करके रख देगा सीक्वेंस में, तो नहीं कि आपको टेक्स्ट को सीक्वेंस में लाने के लिए कैरेज की लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है, तो पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट का फिट ऑन टेक्स्ट मेथड कॉल करना पड़ेगा, और फिर टेक्स्ट टू सीक्वेंस कॉल करोगे तो ये आपको नंबर के सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ये टोकनाइजर बना है, यहाँ पर वो टुकड़े टुकड़े कर रहा है, पूरे टेक्स्ट के वर्डों में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक वर्ड को उसने नंबर में कन्वर्ट नहीं किया, यहाँ पे लाके उसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें सीक्वेंस चाहिए, वो सीक्वेंस मिल गया हमें। सर ये मॉडल डॉट फिट वाला ही काम कर रहा है, मॉडल डॉट फिट जैसा काम कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ टुकड़े टुकड़े कर रहा है ना, इसलिए। अच्छा, ट्रेन नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन देखो इसके अंदर जब आप टुकड़े टुकड़े करते हैं ना, देखो दो तरीके से हम काम करते हैं, एक तरीका होता है मशीन लर्निंग वाला और एक तरीका होता है रूल बेस्ड। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लो, तुम लोगों के काम आएगी, कभी तुमने नहीं मिलेगी, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, मेरी अपनी मशीन लर्निंग है इनसाइड वाली, उससे सीखी है मैंने। वो ये है कि काम करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रूल बेस्ड और एक होता है मशीन लर्निंग वाला। अच्छा, रूल बेस्ड तरीका ये कहता है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ यार एक टेक्स्ट है, उसको सेंटेंस में ब्रेक करो, तो आप कैसे करेंगे? कंप्यूटर के जरिए। सर हम एक लॉजिक लगा देंगे कि हर 2 वर्ड 3 वर्ड के बाद जो है वो उसको स्प्लिट कर दे। नहीं, गलत। इंडेक्स वाइज सबसे पहले उठाएंगे ना। अगर एक टेक्स्ट है, मिसाल के तौर पर ये देखो ना, ये मेरा टेक्स्ट है, अगर मुझे सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है इसको, मतलब एक इसके अंदर कितने सेंटेंसेस आ रहे हैं मुझे पता करना है, तो कैसे करूंगा? डॉट पे स्प्लिट कर दें सर, फुल स्टॉप पे है ना, डॉट पे स्प्लिट कर दें। हाँ बिल्कुल, अगर मैं डॉट पे स्प्लिट करूंगा तो ये मेरा रूल जो है वो काफी फेल हो जाएगा, क्योंकि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस कहती है कि जरूरी नहीं है कि डॉट के ऊपर जो है वो डेटा स्प्लिट हो जाए, कॉमा भी है, क्योंकि बाज जगह वर्ड जो है, सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क पे भी एंड हो रहा होता है, याद है आप लोगों को? यस सर, सही कह रहे हैं। सही है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क पे भी एंड हो रहा होता है। यस सर, सब लगा देंगे, है ना। अब आपने सब लगा दिए, कॉलन के ऊपर भी हो सकता है एंड हो रहा हो, अब ये भी तो हो सकता है कि वो डॉट के ऊपर एंड ना हो, मिसाल के तौर पर बाज वक्त एब्रीविएशन में भी डॉट आ रहा होता है। अच्छा, सही सही है ना, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, आप तो ज़हीन है, आपके पास कहीं पर जो है ना एब्रीविएशन पे जब डॉट आ रहा होता है तो आप नहीं करते, क्यों नहीं करते? मिसाल के तौर पे एक जगह लिखा हुआ है डॉक्टर के बाद डी लगा हुआ है, डॉक्टर फ्रेंकोइस शोले, तो आप डॉक्टर को अलग सेंटेंस में नहीं डालेंगे, क्यों? जबकि आपने भी मुझे रूल बताया कि जहां डॉट होगा वह नया सेंटेंस लगेगा। अब बताओ, अगर फ्लॉप हो जाएगा ये आइडिया। लेकिन आप लोग खुद नहीं करते ना, क्यों नहीं करते? सर हमें पता है डॉक्टर जो है उसके नाम के साथ आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर बात जगह एक की जगह 2 डॉट लग गए, 2 डॉट लगे हुए, तो क्या करोगे? 2 डॉट लगे हैं, सही है। अब यहाँ पर असल में मशीन लर्निंग का काम आता है। हम मशीन लर्निंग से अगर ये काम कराएंगे ना और अपना डेटा प्रॉपर तरीके से ट्रेन कराएंगे, हम बताएंगे कि उसको सारा डेटा उसको दे देंगे, वो प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना शुरू करेगा, तो वो इन चीजों को कंसीडर कर लेगा। सही है। अब क्या होगा कि वो आपके पास जो है वो जब वो डेटा को सेंटेंस से ब्रेक करेगा, तो वो क्योंकि उसको हमने ट्रेनिंग दे दी है, तो उस ट्रेनिंग की मदद से, उस ट्रेनिंग डेटा की मदद से वो कभी भी डॉक्टर के बाद अगर आर लगा हुआ होगा तो उसको एक नए
जो है वो सेंटेंस में नहीं डालेगा। इसी तरह अगर जो है वो किसी जगह जो है वो डॉट के बाद एक और डॉट लगा हुआ है उसको भी वो उसमें नहीं डालेगा। इसी तरह अगर USA के दरमियान 3 डॉट है उसको भी वो एक वर्ड के तौर पे लेगा, उसको नहीं डालेगा। इसी तरह अगर किसी कोई वर्ड जो है वो खत्म हो गया उसके बाद डॉट की जगह >n लगा हुआ है तो उसको भी एज अ नया सेंटेंस ले लेगा। समझ रहे हो बात? तो ये वाली जब मशीन लर्निंग में कराऊंगा तो इससे मेरा जो डेटा है वो इंप्रूव होगा। तो इसीलिए अगर आपको कभी कोई कहे कि यार मुझे जो है ना वो वर्ड को सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो, तो आप बजाय रूल बेस बनाने के आप NLTK के ऊपर चले जाए और टोकनाइजर लगा। तो इसकी आप बाकायदा लाइब्रेरी है वर्ड टू सेंटेंस नाम की, वो आप यूज करें। ठीक है सर। सही है। ये बिल्ट इन लाइब्रेरी जिसके अंदर उन्होंने मशीन लर्निंग कराई हुई है, इसके अंदर जो है वो सारी चीजें आप करने के बाद जो है वो देखो यहाँ पर है, ये तो वर्ड को टोकनाइजर कर रहा है, ठीक है, और इसमें सेंटेंस भी होगा कहीं। इसमें देखो सेंटेंस के लिए भी है, कहाँ गया वो, ये सेंटेंस सेगमेंटेशन देख रहे हो? ये जो सेंटेंस सेगमेंटेशन है ये वाला आप जो है यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, इसका नाम है सेंटेंस टोकनाइजर। तो ये आपके डेटा को सेंटेंस में कर देगा। तो इसके अंदर जो आप इसकी जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो आपके वो जो रूल आपने बनाया हुआ है वो उससे काफी बेहतर होगी। इसी तरह मैं जो हूँ वो ये एज्यूम कर सकता हूँ कि यार एक वर्ड और 2 वर्ड के दरमियान में अगर स्पेस आ रहा है, 2 वर्ड में स्पेस आ रहा हो तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा वर्ड के अंदर। यही होगा ना भाई? हेलो जी सही है, सही जी सर। लेकिन ये जो मेरा फिट ऑन टेक्स्ट है ये जो है ये मशीन लर्निंग के ऊपर बेस है। ये बहुत सारी चीजें और भी चेक करता है। मिसाल के तौर पर ये भी हो सकता है कि एक वर्ड जो है वो टेक्स्ट के बिल्कुल आखिर में हो तो उसके बाद तो स्पेस नहीं होगा। जी सर बिल्कुल। क्या अगर वो एक वर्ड जो है वो खत्म हुआ एक लाइन के ऊपर और दूसरा वर्ड शुरू हो गया दूसरी लाइन से, तो दोनों के दरमियान में >n मौजूद है लेकिन स्पेस मौजूद नहीं है। बिल्कुल सर। सही है। तो ये एक चीज हो सकती है। ये बात जगह ये भी हो सकता है कि बीच में जो है एक सेंटेंस खत्म हुआ है और उसके बाद जो दूसरा वर्ड शुरू हो गया है। तो इस तरह की जो कहानियां हैं ये जो है फिट ऑन टेक्स्ट जो है या एक वर्ड के दरमियान में 2 स्पेस आ गए, तो ये फिट ऑन टेक्स्ट की जो लाइब्रेरीज हैं ये ज्यादा अच्छा काम इसलिए करती है कि ये इनको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ये डेटा जो है वो एक्यूरेसी वगैरह चेक होती है। तो इसलिए इनकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी होगी और आपका जो रूल बेस या पाइथन के जो बिल्ट इन फीचर हैं जो स्पेस के ऊपर जो है वो आपके टेक्स्ट को जो है वो वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे ज्यादा जो है वो अच्छी आपको ये एक्यूरेसी दाके देगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सही है सर। सही है। तो अब बहुत सारी जगहों के ऊपर जहां पर हम पहले रूल लगाया करते थे वहां पर अब हम मशीन लर्निंग वाले फंक्शन जिनके पीछे जो है वो मशीन लर्निंग जो है वो इस्तेमाल की गई है, ट्रेनिंग इस्तेमाल की गई है, वो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका जो डेटा की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाए। और क्योंकि वो डेटा के ऊपर ट्रेन किए हुए जा रहे हो तो उसमें गलतियों के चांसेस कम होते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी और क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है भाई? तो यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को? सही है। आगे देख लो, इसमें आप देख लो इसके अंदर जो है और कोई नई बात जो आपको समझ में नहीं आई हो, ये वही काम है। अच्छा सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर एक क्वेश्चन सर, ये सर आपने भी देखा होगा सर, ये लिखा होता है पाइथन फॉर डाटा साइंस, फिर कई जगह ये लिखा होता है आर फॉर डाटा साइंस। तो सर इन चीजों में फर्क क्या है? आर तो एक अलग लैंग्वेज है ना, लिखा होता है आर फॉर डाटा साइंस, तो क्या उससे भी यही काम हो रहा होता है जो पाइथन से हो रहा होता है? हाँ बिल्कुल पाइथन से काम हो रहा था, लेकिन देखो पाइथन जो है ना वो एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। सही है।
तो ठीक है इसमें सर, जरूरी नहीं है कि ठीक है आप डेटा साइंस वाला ही काम करें। हम सिर्फ इसमें डेटा साइंस वाला काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी लोग इसमें आप जो है वो वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, इसके अंदर जो है वो आप जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है इसके सर। अंदर जो आप जैसे हम ये जो काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम ये जो वाला काम कर रहे हैं, ये सारा काम ये डेटा साइंस से रिलेटेड है, सही है। अभी मैंने आपको एनएलटीके की एग्जांपल दी थी, वो भी डेटा। तो हम असल में इसमें पाइथन के अंदर वो चीजें पढ़ रहे हैं जिनका ताल्लुक डेटा साइंस से ज्यादा है। हम जो अच्छा सर, एक और सवाल है। हाँ हाँ सर आपने देखा होगा सर, अब जैसा लेटेस्ट आया है, पहले ऑडिट जो होता था यूं होता था, अब ऑडिट जो है ना, मैंने एक पोस्ट देखी थी, वो टैबलो से लेटेस्ट हो रहा है। मतलब टैबलो इतना अच्छा फास्ट कर रहा है कि ऑडिट वो हो रहा है, तो जो बाकी जो ऑडिट वाले जो काम है ना वो पीछे रह जाएगा, ये उसकी जगह ले लेगा। तो सर ये इस तरह के जो टूल्स वगैरह हैं, इन पे जब ये एक्सपर्टीज भी डाटा साइंस के अंदर आती है देखो इन टूल्स की? टैबलो है वो एक प्री मेड टूल है, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। यस सर। अच्छा, टैबलो के अंदर ये मसला है कि आप टैबलो के अंदर ये जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि आप जो है वो अगर टैबलो सीख लेते हैं तो उसके बाद हो सकता है कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाए। यस सर। तो आपके साथ ये मसला है, जो सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं, जो पैकेज जिसे कहते हैं, पैकेज सीखने वालों के साथ ये बड़ा मसला है कि अगर वो पैकेज चेंज हो जाए तो उनका काम जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। ठीक है सर। लैंग्वेज हम सीख रहे होते हैं तो लैंग्वेज के अंदर हम साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीख रहे होते हैं। जब हम कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं तो हमारे लिए उस मिसाल के तौर पर अगर आपको ये वाला काम आ गया, आपने सीख लिया, तो आप किसी दूसरी लैंग्वेज में भी ये वाला काम कर सकते हैं। आप आर में भी कर सकते हैं, आप जावा में भी कर सकते हैं। तो हम आपको प्रोग्रामर बना रहे हैं ना, यानी कि आप जो है वो अपने कोड खुद लिखेंगे, कोडिंग करेंगे, जबकि टैबलो के अंदर जो है वो एनालिसिस दिखा रहे हैं। तो टैबलो के अंदर जो है लोग प्रोग्रामिंग भी करते हैं, लेकिन टैबलो में उतने ज्यादा लोग जाते नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपको प्रोग्रामर बनना है, डेटा साइंस का में प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप जो है वो पाइथन पढ़ें। लेकिन कुछ ऐसे बंदे, मिसाल के तौर पर एक जर्नलिस्ट है जो CNN में या BBC में काम करता है और उसको जो है वो कोविड के ऊपर काम का एनालिसिस करना है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि यार वो पूरी पाइथन सीखे। वो तो ऑलरेडी जर्नलिस्ट है ना, तो वो क्या करेगा, वो टैबलो के ऊपर जाएगा और 2-4 कमांड चलाएगा और अपना डेटा निकालेगा और वो डेटा आपके साथ शेयर कर देगा। यस सर, ठीक। और ऐसे बहुत सारे टूल जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो बहुत सारी मीडिया इंडस्ट्री में इधर उधर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो बहुत सारे काम एक्सेल में कर लेता है। यस सर। लेकिन असल में चीज ये है कि आपको आना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपसे मैं बोलूं कि यार यही वाला डेटा एनालिसिस जो है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग आप जो है वो एक्सेल में करके दो, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो उसकी एक्सेल इतनी अच्छी हो, ये काम सारा एक्सेल में करके दे दे। ठीक है ना, मैंने देखा लोगों ने एक्सेल के अंदर गेम तक बनाए हैं। माशाल्लाह सर। तो सर अगर आपके पास गेम है हमें भी दें सर, हम भी खेलें एक्सेल का गेम यार। सर वो मेरा टिकटॉक टाइप का होगा ना? टिकटॉक नहीं, टेक टेक टू से काडम गुटी, उसके अंदर भी वो विजुअल। आप भी टिकटॉक बनाते हैं? नहीं मैंने बना था भाई, मैं अच्छा बच्चा हूँ। बात भी कर रहा, ये वो एक बड़ा मशहूर गेम है बच्चों वाला ना, टिकटॉक वाला, जिसके अंदर आप जीरो और काटम लगाना होता है। टिकटॉक टॉक कहलाता है। यस सर। वो उसकी बात कर रहा है। वैसे आप लोग जो है वो टिकटॉक के ऊपर अपने जो है वो डेटा वगैरह शेयर कर सकते हो यार, कोई मसला नहीं है। टिकटॉक के अंदर कोई बुराई नहीं है अगर आप अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हैं उसको। टिकटॉक कैरी मिनाटी ने बनाई, रुका नहीं जाता, फिर वो एक देख ली तो बाकी भी देखने लग जाता। देखने की बात नहीं कर रहे सर। टिकटॉक की रेटिंग 4.5 से अब 1.6 हो गई है। इस पे इतनी FIRs कटी हैं, सब कुछ कटी हैं। टिकटॉक इज गोइंग टू एंड। अच्छा, लेकिन उसका रीजन किसी ने नहीं बताया कि भाई FIR क्यों कटी है। मैं बताता हूँ ना सर, वो दरअसल टिकटॉक में ना कॉपीराइट्स के इशू बहुत हैं, वो कोई ध्यान नहीं भरता, जिस तरह हरीम शाह का भी मालूम होगा, इस तरह के इश्यूज। तो अब इस पे ना काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो गई है दुनिया भर में। तो पाकिस्तान में से तो खैर किसी ने नहीं कटवाई। बंद होने वाला पबजी। हाँ, मैं तो टिकटॉक जो है वो शुरू में देखा था और वाकई बड़ा ही अट्रैक्टिव है,
क्योंकि उसमें छोटी छोटी वीडियो होती है ना, 2-2 सेकंड की, 5-5 सेकंड की, 10-10 सेकंड की, तो उसको आप फॉलो करते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो है वो एआई जो है वो मुझे लगता है काफी लगी हुई है, क्योंकि वो ये देखता है कि आपने इससे पहले वाली कौन सी वीडियो देखी, उससे मिलती जुलती दिखाता है। ठीक ऐसे है, ही है सर। मिसाल के तौर पर हाँ, मतलब इस रमजानों में तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन पिछले रमजान में मैं देखता था, तो मैं रमजान थे तो मैं मजहबी चीजें ही देख रहा होता था, तो वो मुझे मजहबी चीजें ही दिखाता रहता था। वाह सर। सर अभी ना नया आ रहा है यू शॉर्ट्स आ रहा है यूट्यूब वालों का, तो अब वो अच्छा, बस सही है। लेकिन आप लोग भी जो है वो बस मतलब कुछ बना बना के डालना चाहें तो टिकटॉक पे डाल दें, मगर वही है कॉपीराइट वगैरह देख लीजिएगा। एनीवे, तो ये वाली चीज समझ में आ गई आप लोगों को, और ये वाली चीज भी समझ में आ गई। आगे चले जाऊं मैं? कोई सवाल करना तो करो जल्दी से। सर सवाल ये करना है, ये इसके अंदर ट्रेनिंग सैंपल जो है वो 200 और वैलिडेशन सैंपल 10,000 दिया हुआ है, ऐसा क्यों? दोबारा सवाल करो, तुम्हारी आवाज नहीं आई मुझे। सर इसमें ट्रेनिंग सैंपल जो है वो 200 और वैलिडेशन सैंपल 10,000 दिया हुआ है। ट्रेनिंग सैंपल हमारे पास 2000 है, ठीक है। ये इसके अंदर ये यही असल में इसके अंदर ये आगे जाकर जो है वो इसमें बताया हुआ है, बल्कि शुरू में भी लिखा हुआ है, सो यू विल लर्न टू क्लैरिफाई मूवी रिव्यू आफ्टर लुकिंग जस्ट 200 एग्जांपल। वी विल एड फॉलोइंग ट्विस्ट रिस्ट्रिक्ट द ट्रेन डेटा 200 सैंपल। वो ये बता रहा है कि आपका अपने डेटा की ट्रेनिंग कम डेटा से करा रहे हैं, क्यों? सवाल है ये, अपना आपका सवाल आपका बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बाकी लोगों से आप तो जवाब मत दो, मगर बाकी लोग सवाल कर सकते हैं जिन्होंने सवाल नहीं किया कि सर ये हम कर रहे हैं, इससे क्या है, वजह क्या है, क्यों हम इसको 200 एग्जांपल तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इजाज बताएगा भाई, बाकी कोई भी बता दे, गलत भी बता दोगे तो क्या होगा सर? वो पूछेंगे वो सर, वो जरा मैं फैमिली आ गई थी थोड़ी। हाँ, मुझे बताओ कि सवाल बड़ा अच्छा है कि यहाँ पर ट्रेनिंग सैंपल सिर्फ 2000 है, जबकि वैलिडेशन सैंपल जो है वो 10,000 है, तो ये ट्रेनिंग सैंपल 200 क्यों है? वो सर सैंपल ना हमेशा छोटा होता है, वो उसको लेके पॉपुलेशन को पूरी फैलाता है। नहीं, गलत। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये ट्विस्ट कर रहे हैं, ये ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी कर रहा है। ओके, जबरदस्त। सर रिस्क ले रहे हैं। रिस्क नहीं ले रहे, देखो यहाँ पर ये चीज पढ़ो ना, छोटे डेटा पे भी काम कर लेगी। हाँ, तो हम इस चीज को चेक करने के लिए हमने डेटा यहाँ पे छोटा कर दिया है। छोटा डेटा इसलिए हमने किया हुआ है, सवाल बड़ा अच्छा था। देखो ये सवाल अगर ये भाई हमारा नहीं करता ना, तो ये मैं आपको जवाब ही नहीं देता, और ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मिस हो जाती है, तो मैं इसलिए कहता हूँ सवाल क्या करो। इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वर्ड एम्बेडिंग पहले से हुई हुई है, हम एक प्री मेड वर्ड एम्बेडिंग जो है वो यूज कर रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा वर्ड एम्बेडिंग की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 लाख वर्ड की वर्ड एम्बेडिंग 100 डायमेंशनल वर्ड एम्बेडिंग हुई हुई है। हम उसको क्या करेंगे, अनजिप करेंगे, ठीक है, और अनजिप करने के बाद जो है उसको एक numpy के एरे में लोड करा लेंगे, ठीक है। numpy के एरे में लोड कराने के बाद जो है वो हम कुछ नहीं करेंगे, हम जैसे हमने पुराना मॉडल बनाया था वैसे ही बनाएंगे। इस वाले कोड में और पुराने वाले कोड में कोई भी फर्क नहीं है, देख रहे हो ना भाई? सही है, कोई फर्क नहीं है, जैसा पहले था वैसी था। सिर्फ हम ये करेंगे कि हमने जो है वो अपनी वर्ड एम्बेडिंग लोड करा ली थी इस एरे में, 2 डायमेंशनल एरे है, उस एरे को यहाँ पर लाकर इस कमांड के जरिए ऐड कर देंगे। मतलब जो चेंज है वो ये वाली है, और हम बताएंगे कि लेयर 0 को ट्रेन मत करो। ये 2 काम करेंगे हम। ये काम, अच्छा मजे की बात ये है कि यहाँ पर हम जो है वर्ड एम्बेडिंग यूज कर रहे हैं। ये वाला काम हमने, आपको याद आ रहा होगा कि जब हम कॉन्वेट पढ़ रहे थे, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल पढ़ रहे थे, तो हमने सेम चीज अप्लाई की थी, याद है आपको? वहां पर हमने क्या किया था, इमेजेस के डेटा को प्रोसेस किया था, उस डेटा को जो है वो हमने लेयर 0 के वेट में लाके डाल दिया था, और बोल दिया था कि लेयर 0 को प्रोसेस नहीं करना, मत करो। सही है ना? तो वहां पर बहुत सारी लेयर्स थी कॉन्वोल्यूशन, उनको सारी लेयर्स को हमने जो है उनकी ट्रेनिंग मोड जो है वो ऑफ करा दिया था। यहाँ पर हमने ट्रेनिंग मोड ऑफ करा दिया है, और आगे जो है हम सिर्फ लेयर 0 की ट्रेनिंग मोड नहीं कराएंगे, और पूरा के पूरा अपना मॉडल जो है वो चला देंगे।
और हमारे पास जो है वो एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास एक्यूरेसी इम्प्रूव होके जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। हमारी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है आप ये देख लें हमारे पास 100% तक अचीव हो रही है और जो हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी है वो भी 60% से ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्यों आया और कैसे आया है। अच्छा, तो यहाँ पर इस चैप्टर को इस टेक्स्ट को पढ़े तो देखें आपको बड़ा चीजें क्लियर होगी। हाँ भाई, पढ़ रहे हो सब लोग? यस सर। यस सर। वो ये भी कह रहा है कि भाई इसके अंदर हम जो है ना वो 20 वर्ड रैंडमली उठा रहे हैं, आप चाहो तो दूसरे ट्रेनिंग वर्ड उठा के देख लो, हो सकता है कि आपके पास एक्यूरेसी डिफरेंट आ जाए। सही। सर मैं ज्यादा वर्ड्स की ट्रेनिंग कराऊंगा, 1000 वर्ड की ट्रेनिंग कराओगे तो आपके पास जो है वो सिनेरियो वैसे ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, फर्ज करो मैं आपको ये वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो होगा जिसके अंदर आपके पास जो है वो ट्रेनिंग के लिए वर्ड कम है तो क्या करोगे? सर के फोल्ड। जैसे मिसाल के तौर पे ट्विटर है ना, आप ट्विटर के अंदर तो एक ट्वीट के अंदर वर्ड ही 380 होते हैं। सही सही सर। Am I right or wrong? सही है सर, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे 1000 वर्ड एक टेक्स्ट के अंदर कैसे लेकर आओगे? तो सर फिर हम वैलिडेशन को कैसे बढ़ा लेते हैं, वैलिडेशन स्टेप्स? वहां पे वैलिडेशन, यहाँ पर वैलिडेशन हमने बढ़ा ली थी लेकिन वहां पर वैलिडेशन भी नहीं बढ़ेगी। बताने का मकसद ये है कि आपके पास थोड़ा सा यहाँ पर देखो, इसके अंदर इसको पढ़ो कि ये क्या, यू कैन आल्सो ट्रेन some model without loading pre-trained word embedding and without freezing the embedding layers. In this case, you will learn a task-specific embedding of the input token, which is generally more powerful than pre-trained word embedding when lots of data is available. But in this case, you have only training sample. Let's try it. अब देखो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये भी फंस गया है ना, ये बेचारा फंस गया है कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी नहीं आई। अब क्या करे, तो अब इसने क्या किया कि आपको इसने यहाँ पर वर्ड एम्बेडिंग के अंदर देखो, यहाँ पर एम्बेडिंग के अंदर ये इसने पूरा अपना मॉडल बनाया, ठीक है, और मॉडल के अंदर जो है आपके अंदर अब ये कह रहा है कि भाई आप जो है इसके अंदर जो है वो डेटा को फ्रीज ना करो। जब आप डेटा को फ्रीज नहीं कर रहे तो आपके पास देखें, आपके पास जो वैलिडेशन और ट्रेनिंग एक्यूरेसी है, वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है वो 50 पे ही है, ठीक है। pre-trained one pre-trained are from jointly done embedding. If you increase the number of training sample, you will quickly stop the case. Try it as an exercise. ठीक है, तो इसने ये बताया कि देखो आपके पास नंबर कम है लेकिन आपकी वैलिडेशन अब देखो स्मूथ होनी शुरू हो गई है, यानी वैलिडेशन और आपकी एक्यूरेसी स्मूथ होनी शुरू हो गई। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमने ट्रेनिंग सैंपल 200 लिए थे ना, अब हम ट्रेनिंग सैंपल जो है वो बढ़ा रहे हैं। ट्रेनिंग सैंपल हमें यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे। ये चीज पता लगेगी यार 200 सैंपल पे हमारा काम इस वाले डेटा में नहीं बन रहा, तो अब हमें ट्रेनिंग सैंपल बढ़ाने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पर ट्रेनिंग सैंपल 400 ले लो, 500 ले लो, ये करके देखो तो आपके पास एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन और ज्यादा अच्छी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सर अभी भी डेटा कम है। एक मसला ये भी है कि इसके अंदर जब हम ट्रेनिंग करा रहे हैं तो हम वर्ड का आगा और पीछा नहीं देखते। हम नहीं देखते कि वर्ड के आगे क्या है और वर्ड के पीछे क्या है, जो कि नेचुरल न्यूरल नेटवर्क के अंदर बहुत ज्यादा फ्लॉ है हमारे पास। जो हमारी न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर हम अच्छी एक्यूरेसी नहीं ला सकते क्योंकि हमारा अगला वर्ड पिछले वाले वर्ड पे डिपेंडेंट होता है। अगर मुझे ये पता करना है, मुझे एक सेंटेंस का मतलब पता करना है, द कैट सैट ऑन द मैट, तो जब तक मैं सैट और मैट को साथ नहीं रखूंगा
मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैट से क्या फायदा उठा रहा हूं मैं। सही बात है ना, यानी कि अगर मैं जो है वो सेट बीच में से हटा दूं, सेट जो है वो मैं हटा दूं बीच में से, तो आपके लिए ये सेंटेंस को समझना बेकार हो जाएगा। सही है। और अगर सेट को मैं मैट के बाद भी लगा दूंगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी, होगी नहीं होगी? जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट का सीक्वेंस और सेट का होना मैट के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई वर्ड मैट यूज करेंगे तो मैट के साथ आपको बताना पड़ेगा मैट क्यों यूज कर रहे हैं आप। मतलब यहाँ के फोल्ड मेथड नहीं अप्लाई हो सकता। यहाँ पर इस तरह के के फोल्ड वगैरह नहीं अप्लाई हो सकते। इसके लिए आपको किस पे जाना पड़ेगा? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पे जाना पड़ेगा। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या करता है? वो ये करता है कि भाई वो आपके पिछले वर्ड के का जो ऑप्टिमाइज वेट हुआ है उसको अगले वर्ड के वेट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर लेता है। सही सही सही। ठीक है भाई। तो आपके साथ क्या हो रहा है यहां पर कि एक लूप बन गया है। देखो यहां पे लूप बनाया हुआ भी है, आप लोग इसको चला के देखिएगा। ठीक है। और इस लूप के अंदर आप देखेंगे, मैं इसको इस तस्वीर से समझा रहा हूं आपको। इसके अंदर देखो इनपुट वर्ड के साथ आउटपुट है। आउटपुट जो है आपके ये आउटपुट के अंदर जो है वो देखो यहाँ पर इनपुट आउटपुट टी किसके बराबर है? एक्टिवेशन ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय इनपुट टी प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टेट टी। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था, हमें अगर कोई हमें पता है ना न्यूरल नेटवर्क कोई भी हो लेकिन उसकी बेसिक सेम होती है ना। हम क्या करते हैं कि जो हमारा इनपुट होता है उसको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना भाई। जी सर। और उसके ऊपर एक्टिवेशन लगा देते हैं, यही हमारा आउटपुट होता है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास जो है वो दो चीजें और हो रही हैं, एक यू और एक स्टेट। यानी यहां से आपके पास लेफ्ट साइड से आपके पास जो आपके जो आउटपुट था जिसको हमने यहां पे स्टेट का नाम दिया है, वो आउटपुट जो है वो आपके पास यहां पर इनपुट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लाई होने के बाद फिर आपका आउटपुट जो है वो जनरेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वेट है वो आसान अल्फाज में पिछले वाले वर्ड के वेट के साथ प्लस हो रहा है। आपका जो यहाँ वाला वेट है वो पिछले वाले वर्ड के जो आउटपुट है उसके साथ प्लस हो रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपका इस वाले वर्ड का वेट निकला है 0.3, पिछले वाले वर्ड का वेट निकला है 0.4। ये एक रहा एग्जाम्पल है, ऐसा टेक्निकली नहीं हो रहा, लेकिन समझने के लिए कि फर्ज करेंगे पिछले वाले वर्ड का निकला था 0.4, इसका वर्ड का निकला है 0.3, तो वो क्या करेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी दोनों को प्लस कर देगा। यानी कि अब जो आपका जो वेट है यहाँ पर वो होगा इस वाले वर्ड के लिए वो होगा 0.7, 0.4 या 0.3 नहीं होगा। 0.4 इसका है और 0.3 उसने बराबर वाले का भी ले लिया है। सही है। देखो इसको और आसान समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं और केमिस्ट्री के मार्क्स हैं और फिजिक्स के मार्क्स हैं। तो एक तो ये कि आपने मार्क्स अलग अलग ले लिए, सही है, सही। और आपने एवरेज निकाला अलग अलग। तो एक एवरेज निकला भाई, एक का निकला 60, एक का निकला 70, एक का निकला 30। तो ये भी एक एवरेज निकालने की तरीके। एक में हमने क्या किया, आप सम कर रहे हैं, यानी कि आपने सबसे पहले क्या किया, केमिस्ट्री के मार्क्स में फिजिक्स के मार्क्स जमा किए, फिजिक्स के मार्क्स के अंदर आपने मैथ के मार्क्स जमा किए, तीनों को जमा किया, फिर आपने इसका एवरेज निकाला और फिर क्लासिफिकेशन की। तो आपकी क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मेरे जो है वो मैथ के अंदर 90 है, केमिस्ट्री में 90 है, लेकिन फिजिक्स के अंदर जो है वो 70 है। ठीक है। अब अगर मैं जो हूं वो यहाँ पर निकालूंगा तो मेरे जो है वो 2 ए हैं और एक जो है वो सी है, यानी 2 के अंदर 4 है और एक के अंदर 2 है। सही है। तो अब मेरे पास जो एवरेज निकलेगा वो 3 निकलेगा।
लेकिन अगर मैं इनको सम कर लूंगा, यानी कि मैंने क्या किया कि 90 और 90 को सम किया होगा 180, 180 को मैंने सम किया 160, अब 160 को मैंने जो है जब डिवाइड किया तो मेरे पास जो एवरेज निकल रहा है 180, 180 और 240, 250 को डिवाइड करो तो वो मेरा जो एवरेज क्या निकल रहा है, 240 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या निकलेगा, 250 करो, 250 का एवरेज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 83। हाँ 83 निकल रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो एवरेज है वो 3 नहीं है बल्कि 3.5 हो गया। सही है। तो अब दोनों का फर्क मैं आपको बताया था, दोनों की कैलकुलेशन में क्या फर्क है। तो एक जब आप पिछले वाले डेटा को अगले वाले डेटा के साथ अटैच करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो अकोमुलेटेड रिजल्ट है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, उसमें पिछले वाले का भी इनपुट आपके अगले वाले में काउंट हो रहा होता है। ठीक है। तो यही काम जो है यहाँ पर RNN कर रहा है और इसकी पूरी जो है ना टेक्निक भी यहाँ पर देखो यहाँ बनी हुई है, ये देख रहे हो चैप्टर 6.21 और सॉरी लिस्टिंग 6.21। सही है। मैं इसको भी असाइनमेंट में डाल रहा हूँ। कौन सी लिस्टिंग थी भाई ये 6.21? अच्छा सर एक सवाल है कि ना मेरे पास एक ना 3.6 MB की एक फाइल है, तो मैं उसको खोलता हूँ ना with the step गूगल 5 कोलैब and also with step 6। ठीक है। अच्छा जी हो गया ये। अब हाँ बोलो क्या सवाल कर रहे थे? सर मेरे पास ना एक 3.6 MB की फाइल है, जो मैं उसको खोलता हूँ ना गूगल कोलैब पे, तो सर वो काफ़ी देर से खुलती है और बार बार हैंग भी हो जाती है। सर इसका कोई जुगाड़ है, कोई हल वगैरह? डेटा फाइल है या नोटबुक है? सर नोटबुक है सर। तो भाई इतनी बड़ी कैसे हो गई वो? सर वो प्रोजेक्ट का काम कर रहा हूँ। नहीं प्रोजेक्ट के अंदर था क्या, तुम उसमें डेटा भी स्टोर कर रहे हो क्या? यस सर, यस सर। उसके अंदर 1 लाख से कुछ डाटा है। असल में वो डेटा का आउटपुट भी निकल रहा है मेरे ख्याल से, या तुमने डेटा को मैं शो करा रहा हूँ। तुमने हाँ आउटपुट उसमें देखो कोलैब के अंदर एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर आप आउटपुट रिमूव कर सकते हैं। सर नहीं, वो आउटपुट तो दिखाना है सर, आउटपुट नहीं रिमूव करना। देखो उसके लिए ये है और कि चीजें भी एक मर्तबा जब लोड कर लोगे, सुन लो, जब एक मर्तबा लोड कर लो, लोड करने के बाद उसको चला लो, चलाने के बाद जो भी आपके पास आउटपुट आ जाए उसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख लो, क्योंकि किसी को दिखानी है आपको। उसके बाद उसमें से आउटपुट रिमूव करके सेव कर लो, उसी को लोड कर लिया करो। तो उसमें सिर्फ ये होगा कि आपको चलानी पड़ेगी, आपको जब भी आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना होगा आपको वो पूरी की पूरी नोटबुक रन करनी पड़ेगी। नहीं सर, उसके अंदर ना कुछ चीजें और मर्ज करनी है। अगर मैं आउटपुट रिमूव कर दूंगा, मेरे पास एक और फाइल पड़ी होगी, तो फिर मैं दूसरी फाइल के अंदर किस तरह और चीजें ऐड करूँ? इसके लिए देखो एक तरीका है, इसके लिए ये है कि आप दो जो है वो जुपिटर नोटबुक बना लेंगे। पहली वाली में आप अपने प्री प्रोसेसिंग करके वो डेटा आप सेव कर लें HD5 फॉर्मेट में, ठीक है। या अगर वो डीप लर्निंग है तो मॉडल डॉट सेव करके, मैंने वो कोड भी शेयर किए हुए आपके पास। पांडास है सर, पांडास है, पैंडास है ना, तो पैंडास में तो बड़ा ही आसान है। पैंडास के अंदर जो भी है उसको आप डॉट सेव करके सेव कर लें और अगली वाली नोटबुक में उठा लें। तो इस तरह आपको 2-3 नोटबुक के अंदर आप बना लेंगे इसको।
सर मर्ज मुझे तो पता है हर क्या लग डेटा रहा है, में मुझे से ये लग करना रहा है है सर, कि आपके आपका साथ। आपका डेटा बड़ा है। आप क्या कर रहे हैं, जब डेटा लोड करते हैं ना तो वो मेमोरी में आके फंस जाता है। पेंडास क्या करता है कि अपना सारा डेटा डिस्क से मेमोरी में लोड कर लेता है। सर मैंने अपलोड करके सारा चला दिया, ठीक है। अब मैंने ठीक सिर्फ है। ना कुछ चीजें ना पिक्चर्स लगानी है, ए, उसी फाइल में लगानी है, एक ही फाइल हो और उसी में दिखाना है। तो मैं जब उसको खोलता हूँ ना, सिर्फ पिक्चर नहीं होती सर, जरा हाथी की पिक्चर मैंने कहीं से उठाई अपलोड करके वो नहीं, मैं डाल बात दी, तुम्हारी तो समझ रहा हूँ। इसकी तुम ये हाथी कर की रहे हो कि पिक्चर वो है। जो पिक्चर है ना वो न्यू जुपिटर नोटबुक में अपलोड अटैच कर रहे हो, वो मत करो। हाँ यस सर। वो अटैच नहीं करो, बल्कि हमने जो अभी चैप्टर 5 के अंदर टेक्निक इस्तेमाल की थी ना, हम एक थोड़ी सी डायरेक्टरी बना के पिक्चर उसमें डाल देते थे, उसको लोड कर देते थे, उसको अनलोड कर देते थे। वो वाली अप्रोच इस्तेमाल कर लो। और जिस बंदे को आप जो है वो अच्छा सर। जुपिटर नोटबुक देंगे, उसको वो फोल्डर भी आप जिप करके दे देंगे कि भाई जब जिस फोल्डर में आप जुपिटर नोटबुक चलाओगे, उसी फोल्डर में ये वाला फोल्डर भी रख देना। तो आपका सर मसला हल हो मैं तो जाएगा। पका पकाया देना चाह रहा नहीं, पका पकाया देने से ना आप फंस रहे हूँ, हो ना। बस वो आप खोले थोड़ा सा और उसके लिए, लेकिन ये कि अगर वो जुपिटर नोटबुक खोलेगा तो जैसे ही जुपिटर नोटबुक का सेल 1 चलाएगा, वो डेटा दोबारा का जो है मेमोरी में लोड कर लेगा पिक्चर का। और जब वो उसके ऊपर काम सर कर ये लेगा तो FYP है ना सर, FYP है तो सिर्फ हमने दिखाना है, कोई भी यूजर हमारी फाइल देखे, डाउनलोड करे, तो सिर्फ उसको नजर आए कि नहीं, ये देखो ये तो आप रिजल्ट। दुनिया भर में जो होता ही है कि जब आपको किसी को डेटा देते हो तो बाजू का डेटा बड़ा होता है ना, तो वो डेटा आपको अलग से जिप फॉर्मेट में देना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है कि जो आपके कंप्यूटर पे ना चले वो दूसरे कंप्यूटर पे भी ना चलेगा। तो इसका अच्छी अप्रोच यही है कि आप अपना डेटा जो है ना उसको जिप फॉर्मेट में अलग से दे दिया करिएगा। मैं भी किसी को जुपिटर नोटबुक दूंगा तो जुपिटर नोटबुक के साथ डेटा दे दूंगा। मेरा सेल का नंबर, पहला सेल सबसे पहले जाकर डेटा को लोड करेगा और वो दिखा देगा, और उसके बाद जो है वो काम, तो मुझे डेटा अलग से देना पड़ेगा। इतना सारा डेटा अगर मैं जुपिटर नोटबुक में दे दूंगा तो हो सकता है कि जो चला रहा हो उसके पास ही जाके फट जाए वो, और हम फट गया तो वो मसला हो जाएगा, वो मार्क्स ही नहीं देगा। ठीक है सर, हम दोनों दे देंगे, दोनों दे देंगे सर हम। हाँ, कोई मसला हो तो फिर मुझे जो है ना वो मैसेज करके शेयर कर लेते, तो मैं उसको देख लूंगा कि उसमें और क्या सर इंपॉर्टेंस हो सकती है। ठीक है। अच्छा सर, मेरा भी एक सवाल है दुआ इसका गूगल को लैब के हवाले से कि सर मैं इंपोर्ट ग्रेडिंग करा रहा हूँ सर, ग्रेडिंग जो लाइब्रेरी है पाइथन की। सही है। ठीक है सर, तो सर वो इंपोर्ट नहीं हो रही, एरर दे रही है सर। वो पिप से भी करके देख ली सर, सब कुछ करके सर एरर दे रही है सर। असल में वो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं भी एक। आप इंस्टॉल नहीं की थी ना को लैब के अंदर? सर अगर मैं जुपिटर में कर रहा हूँ तब भी एरर दे रही है सर ये। जुपिटर में भी कर रहे हो, इसका मतलब है आपने लोकल कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल नहीं की थी वो लाइब्रेरी? नहीं सर, वो तो पाइथन की अपनी बिल्ट इन लाइब्रेरी नहीं है ग्रेडिंग। कौन सी ग्रेडिंग? ग्रेडिंग कौन सी लाइब्रेरी है? सर यही तो मैंने गूगल में सर्च करी कि सर ग्रेडिंग कौन सी है सर, उसमें बोले पाइथन की लाइब्रेरी है। पाइथन में से कोई शो नहीं हो रही मेरे पास। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे कोड शेयर करना, तो मैं देख लूंगा कि वो लाइब्रेरी जो है वो वाकई पाइथन की बिल्ट इन है या उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। पाइथन के अंदर ना बाजू का आपको छोटी छोटी लाइब्रेरी भी बाजू का अलग से इंस्टॉल करनी पड़ सकती है। सर लेकिन वो लाइब्रेरी मुझे मिल भी नहीं रही असल में। मैंने गूगल पे करके देखा तो मुझे लाइब्रेरी नहीं मिल रही। एंड क्योंकि सर वो mesela कोर्स एरर है ना, कोर्स कर रहा हूँ तो उसमें एरर है ये। तुम्हें मेरी स्क्रीन और नजर आ रही है? यस सर, नजर आ रही है। तो उसमें क्या, बल्कि तुम अपनी चाहो तो अपनी स्क्रीन के ऊपर से कोड दिखा दो हमें, कौन से कोड है, हम सब देख लेंगे। हमारा अच्छा, हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, तुम अगर स्क्रीन दिखा सकते हो अपनी? सर मैं असल मोबाइल पे था, उस पे क्या नाम है क्लास अच्छा में। ठीक है, तो चलो बाद में क्लास के बाद जो है ना तुम मुझसे शेयर कर लेना, तो मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगा कि इसको क्या किया जा सकता है। ठीक है? ठीक है सर, मतलब मैं कोड आपको शेयर कर दूंगा, वो कोड में मसला आ रहा है। सही है, ठीक है, ओके फाइन। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा भाई, तो आपने जो है वो RNN करके जो है वो नाइफ बेस के ऊपर ये चला लिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर बाकी चीजें आपको अगले वीक में बताऊंगा। 6.21 से आगे जो है वो हम जो है वो नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यार आपके पास RNN चलाने से आपकी जो एक्यूरेसी है वो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो 50% वाली एक्यूरेसी थी, सिर्फ RNN चलाने से सेम इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर जो है वो आपकी वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है वो आपके पास 85% जो है वो वैलिडेशन एक्यूरेसी है, ठीक है। और आपकी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो जो है वो तो 100% ही है, लेकिन आपकी देखें वैलिडेशन एक्यूरेसी 85% तक हो गई है, जबकि हम अभी जो है वो वर्ड जो उठा रहे हैं वो सिर्फ 500 ही है। एक चीज आप लोग ये देखें, इसके अंदर जो अप्रोच इस्तेमाल हो रही है ना
वो सेम ही है, कोड भी सेम है, सिर्फ आप ये कर रहे हैं कि आप जो है वो डेटा को ट्वीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऐसे कोड है नहीं, ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं जिसकी जरूरत हो। हम क्या करते हैं, हम एक नई चीज अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसकी एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। तो वो वाला काम जो हम चैप्टर 5 से शुरू में कर रहे थे, चैप्टर 3 के 4 के, वो अभी तक हम करे जा रहे हैं। हमें पता लग गया है कि एक चीज हमें पता लग गई है कि कोई भी हमारे पास नया, मिसाल के तौर पर आ जाता है, न्यूरल नेटवर्क की नई टाइप आ जाती है, हमारे पास उसकी एक्यूरेसी चेक करने का प्लान जो है वो सेम ही होगा। सही है। हाँ, और उसके बाद तो ये चीजें जो है वो ज्यादा प्रैक्टिस करने की है। आप इसकी प्रैक्टिस करो, हम इसको डिस्कस कर लेंगे अपनी अगली वाली क्लास के अंदर। ठीक है, बताएं। हाँ हाँ, ये पिछली क्लास में जो आपने पढ़ाया था कि पिक्चर इमेज जब हम करते हैं ट्रेनिंग, इमेज ट्रेनिंग, तो उसमें आपने डेटा ऑगमेंटेशन कराई थी। फिर आपने डेटा ऑगमेंटेशन के साथ साथ वहाँ पे हमें आरएनएन को नहीं करवाया, क्योंकि आरएनएन जो है वो पिक्चर के लिए है नहीं ना। आरएनएन जो है वो वर्ड या सीक्वेंस के लिए है। सीक्वेंस नाम में देखो, सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि पिछली वाली चीज अगली वाली चीज के अंदर हेल्पफुल हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपके ओ लेवल के मार्क्स और ए लेवल के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स और मास्टर्स के मार्क्स और 5th क्लास के मार्क्स, इसके अंदर सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो बात? ठीक है। इसी तरह अगर जो है वो मुझे टेम्परेचर चेक करना है तो टेम्परेचर में सीक्वेंस है। जो 10 बजे का टेम्परेचर है, उसके बाद 11 बजे का है, फिर 12 बजे का है, फिर 1 बजे का है, फिर 2 बजे का है। मैं ये सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकता। और मेरा जो पिछला जो टेम्परेचर है वो अगले टेम्परेचर के लिए बेस प्रोवाइड कर रहा है। मिसाल के तौर पर इस वक्त 40 है, तो 40 जो है वो देखना है कि क्या ज्यादा है या कम है, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा पिछला वाला टेम्परेचर क्या है। 1 घंटे पहले टेम्परेचर कितना था। मिसाल के तौर पर पहले जो है 1 घंटे पहले टेम्परेचर था 42, तो अब यही वाला 40 कम हो गया है। अगर पिछले घंटे में टेम्परेचर था 38, तो ये वाला टेम्परेचर बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस के अंदर पुराना डेटा की बेस के ऊपर मैं अगला डिसीजन ले लेता हूं। यही चीज वर्ड के अंदर है कि मैं जो अपना वर्ड पढ़ रहा हूं, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहां पर एक वर्ड है इंप्लीमेंटेड। अब इस इंप्लीमेंटेड के अंदर नाइवली जो है उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, नाइवली बता रहा है कि मुझे कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको। अग्री और नॉट? जबकि तस्वीर के अंदर पुरानी वाली तस्वीर नई वाली तस्वीर के लिए कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रही होती, अगर वो सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पे याद रखना क्या नहीं है, वो सीक्वेंस नहीं है। लेकिन आपने बात बहुत जबरदस्त की है यहाँ पर। देखो मैं ये कहता हूँ, जब बंदा सवाल करता है ना, तो टीचर उसको चीजें बताते हैं तो बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। तो आप जितने सवाल करेंगे उतना फायदा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी हो सकती हैं जो सीक्वेंस में हो। मिसाल के तौर पर वीडियो कैमरे से निकाली हुई तस्वीरें, है ना, घड़ी की तस्वीरें। हाँ, गाड़ी की तस्वीरें, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इसी तरह वॉइस का डेटा भी हो सकता है, क्योंकि वॉइस के डेटा में भी सीक्वेंस आ रहा होता है। पिछली वाली वॉइस अगली वाली वॉइस के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो जहां पर भी सीक्वेंस होगा वहां आरएनएन आपकी हेल्प करेगा। हम जहां पर जो इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे थे वहां पे सीक्वेंसिंग नहीं थी, लेकिन अगर कोई ऐसी इमेजेस हैं जिसमें सीक्वेंस भी आ रहा हो, वहां पे आरएनएन ट्राई कर सकते हैं आप। तो सवाल आपका जबरदस्त था। तो देखो, कभी सवाल में ये मत घबराओ कि अगर सवाल कर लेंगे तो जलील हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने 10 सवाल किए और 9 में जलील हो गए और 1 में कोई नई चीज पता लग गई ना, तो वो 9 का काम हो गया। कोई बात नहीं सर, मुझे तो आदत होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो क्लास के अंदर जो है वो आप मजाक में या सीरियसली जलील हो रहे हो तो उसको बिल्कुल भी माइंड ना करें ना, बल्कि उससे लर्न करें। मैंने खुद जो है वो लोगों को भी देखा है, बल्कि खुद भी जो है वो बाज़ औक़ात मैं जो हूँ वो बीच में टेबल टेनिस सीखता था, तो जो मेरा कोच था वो मुझसे उम्र में कम था, ठीक है, लेकिन वो चिल्लाता रहता था, चीखता रहना शुरू कर देता था। उसको ये पता था कि यार जब तक चीखेंगे नहीं, लोग मानते नहीं, तो वो बात होगा चीख भी रहा था, हम बर्दाश्त कर लिया करते थे, ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि यार ये एक प्रोग्राम का हिस्सा है। जब तक हमें डांट नहीं पड़ेगी, जब तक हमें प्रेशर नहीं लगाया जाएगा, हम काम नहीं करेंगे। तो कभी भी आप देखें फिटनेस प्रोग्राम के अंदर जो कोच होते हैं वो आपको जो है वो बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कहते हैं भाई करो, बातों को चीख भी रहे होते हैं, डांट भी रहे होते हैं, लेकिन वो उस प्रोग्राम का हिस्सा होता है। तो इसी तरह टीचर आपको क्लास के अंदर आप उससे सवाल करें, जितने ज्यादा अच्छे सवाल करेंगे, जितना उससे बेहतर बात कर लेंगे ना, उतने ज्यादा आप भी क्लियर हो जाएंगे और टीचर को भी फीडबैक मिलता रहेगा तो वो जवाब दे देगा। आप मिसाल के तौर पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर आप ये सवाल नहीं करते तो ये मिस हो जाती कि यार आरएनएन जो है वो क्या सिर्फ वर्ड में इस्तेमाल होगा। अब हमें पता लग गया कि जहां पे भी सीक्वेंस होगा, यानी पिछला डेटा अगले वाले डेटा के लिए हेल्पफुल है, वहां पे हम आरएनएन चला सकते हैं। वो इमेजेस भी हो सकती है, वो साउंड भी हो सकता है, वो नंबर्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टॉक प्राइस, ठीक है, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर,
मिसाल के तौर पर जीडीपी, मिसाल के तौर पर इन्फ्लेशन रेट, ये सब चीजों के लिए आरएनएन इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जहां पर नंबर्स के दरमियान में डिपेंडेंसी नहीं है पिछले वाले डेटा की, वहां पर आरएनएन आपके लिए कोई फायदा नहीं करेगा, बल्कि आरएनएन से क्या होगा, आपकी जो है कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और गलत भी हो सकता है। एक सवाल है, हाँ ये हमारे लिए बेस्ट जो है पिक्चर के लिए वो CNN है, ठीक है। अब अगर पिक्चर में सीक्वेंस नहीं है तो, अगर सीक्वेंस नहीं है तो ठीक है सर, बस यही पूछना था। सही है। जैसे कंप्यूटर विजन है, अब कंप्यूटर विजन में मुझे देखना है कि गाड़ी है या नहीं है, तो इसके अंदर पिछले वाला डेटा से मेरा कोई खास सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वो CNN इस्तेमाल कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे देखना है कि गाड़ी की करंट पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे मैं RNN भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और RNN और CNN को मिला भी सकता हूँ। मतलब सबसे बड़ा फायदा जो डीप लर्निंग का है वो ये है कि आप यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स के ऊपर डिफरेंट काम करा सकते हो, जो पुरानी वाली मशीन लर्निंग में नहीं हो सकता था। तो ये भी हो सकता है, अभी हमारी इस क्लास के अंदर ये मतलब ये कोर्स में भी शायद कवर नहीं है, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि आप कुछ डेटा CNN से कर लो और उसके बाद कुछ डेटा के ऊपर RNN चला दो और आखिरी में क्लासिफिकेशन कर लो डेंस लेयर के जरिए। सर दोनों के मॉडल अलग अलग सेव करा के अगले प्रोग्राम में दोनों को लोड कर लें। हाँ, ये देखो, ये तो अब हमें पता लग गया ना, जो हमने लर्न चीजें सीखी। जब हम एक चीज हमने देखो, जिन लोगों ने Q2 पढ़ा और Q3 नहीं पढ़ा वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। Q3 में बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो गई। मिसाल के तौर पर Q3 में हमें ये क्लियर हो गया कि यार हम जो है वो 3-4 अलग अलग मॉडल जो है वो एक जगह लेकर आ सकते हैं, प्री ट्रेन्ड। हेलो हेलो सर आवाज नहीं आ रही आपको। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। वेट कर लो यार। सर आवाज नहीं आ रही। वेट कर लो, क्या पता सर मसरूफ हो। आ रही है भाई? जी सर, अब आ रही है। आ रही है? अच्छा, तो मैं आखिरी बात क्या कर रहा था, भूल गया मैं। सर आप कह रहे थे CNN और RNN को मिला के हम कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसा भी कोई, अब ये हमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखो, हम डेटा साइंटिस्ट है। जब मैं Q1 पढ़ा रहा होता था, Q2 पढ़ा था, हर कोई आदमी लड़ रहा होता था कि हमें मैथमेटिक्स सिखा दें। हमारा काम यार मैथमेटिक्स नहीं था, हमारा काम तो अब शुरू हुआ है ना। अब आपको लग रहा है कि यार एक डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, किस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट जो है वो एल्गोरिथम्स को, डिफरेंट डेटा को कंबाइन करके, प्री ट्रेन डेटा को पोस्ट ट्रेन डेटा में, पोस्ट ट्रेन डेटा को इसमें करके, ये इटसेल्फ एक बड़ा काम है ना, है या नहीं है? बिल्कुल है सर। इसमें घंटों लग जाएंगे आपको। यानी कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट का काम शुरू कर दें तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्री ट्रेन डेटा, पोस्ट ट्रेन डेटा, ट्रेन के अंदर आपको चेक करना है, आपको कुछ आखिरी की लेयर जो है उनको जो है वो ट्रेन कराना है, बाकी को फ्रीज कराना है, किसी को कराना है, किसी को नहीं कराना। ये इटसेल्फ एक बिग वर्क जो आपको एज ए डेटा साइंटिस्ट करना है। हमारे पास अब जो है वो ये इल्जाम नहीं है कि जी डेटा साइंटिस्ट कुछ नहीं करते। डेटा साइंटिस्ट हैज टू डू अ लॉट। और मैथमेटिक्स अब हमें समझ में आ रही है, ये हमारी डेटा साइंस की मैथमेटिक्स है ना, जो हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें पता लगता है कि यार वैलिडेशन एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कितनी चाहिए हमें, कितनी लेकर आनी है। समझ रहे हो ना आप? सर मैं कोर्सेरा से ना डीप लर्निंग करने गया था। एक मिनट अजीज, मैं अपनी तरह बात कंप्लीट कर लूं, फिर तुम्हारा सवाल लेता हूं, ठीक है? अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप कर सकते हैं। इसी तरह जो मॉडल की बात है, तो इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा प्री ट्रेन डेटा है, मैंने आपसे क्या किया, मैंने आप लोगों से एक मॉडल बनवा लिया कि भाई ये मुझे ये मॉडल बना के दे दो। अब उसी मॉडल के अंदर आपने मुझे 4 लेयर बना के दे दी। मैंने एक और बंदे को बोला कि यार ये 4 लेयर हैं, इसके अंदर मजीद आप 4 लेयर ऐड कर दो, तो उसने मजीद 4 लेयर ऐड कर दी। उस मॉडल को भी मैंने मंगवा लिया और उसके अंदर अपनी 2 लेयर और ऐड करके काम करा लिया। तो अब हमारे पास बिकॉज ऑफ द न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर ये वाला ऑप्शन भी है कि हम डिफरेंट मशीनों के ऊपर डिफरेंट मॉडल ट्रेन करें और उनको मर्ज कर लें। यस सर।
सही है ना। तो अब हमें ये वाली चीजें समझ में आ रही है। तो Q3 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि यार हमारे Q3 के अंदर जो है वो जो 2000 स्टूडेंट थे, मेरे ख्याल से मेरे पास जो मेरी जो क्लास थी उसके अंदर 700-800 स्टूडेंट थे जिन्होंने Q2 तक थे, और अब मेरे पास जो है वो तकरीबन 100 स्टूडेंट भी नहीं रहे। तो ये बड़ा अफसोस है कि यार ये जो 700 स्टूडेंट चले गए ना Q3 छोड़कर, ये मेरे ख्याल से जुल्म हुआ है। जिया साहब ने सही कहा था। ठीक है, तो मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि यार अगर आप लोगों के पास, उन लोगों ने जो खुसूसन जिन बच्चों ने Q3 के अंदर एडमिशन ले लिया था वो छोड़ के चले गए, ये तो बहुत ही ज्यादती है ना। उन्होंने मतलब जाया कर दिया अपने, Q2 भी जाया हो गया एक तरह से उनका। सही बात है सर। अजीज एजाज तुम बता, सॉरी सर मेरे दो सवाल हैं छोटे से। हाँ तुम बता रहे थे कि तुम डीप लर्निंग करने गए तो क्या हुआ? सर मैं डीप लर्निंग करने ना, मतलब मैं Q2 में जब स्टार्ट हुआ था तो मैं डीप लर्निंग करने गया कोर्सेरा पे। तो सर वहाँ एंड्रयू साहब हैं, तो वो सर कॉस थीटा साइन थीटा वगैरह उसमें आना शुरू हो गया। मैथमेटिक्स तो मेरी मतलब सर ठीक है, ये मैं सर उससे डर के भाग गया, क्योंकि मैंने बोला पता नहीं क्या ट्रिग्नोमेट्री आ रही है इसके अंदर। तो अच्छा सर पहला तो ये इसलिए मैं डरा, लेकिन अब तो पता चल रहा है कि और चीजों से भी ये सारा काम हो सकता है, करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ऐसे ही है सर? सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा सर दूसरा ये कि अब ये जो हमारा Q4 है वो सिर्फ प्रैक्टिस होगा या उसमें भी कोर्स और आगे चलेगा सर? क्वार्टर जो 4 होगा वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा। हम इसी सिनेरियो के ऊपर काम करेंगे कि यार इसको हम डिप्लॉय कैसे करेंगे। मतलब हमें अगर एंड टू एंड काम करके देना है किसी को तो कैसे करके दोगे? ऑलराइट ठीक हो गया सर। तो इसमें डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है, उसके कुछ फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो हमें थोड़ी सी वेब डेवलपमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। किसी को अगर वेबसाइट बना के देनी है तो कैसे दे दोगे, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो वो बड़ा मजा आने वाला है। हाँ उसमें भी चैलेंजेस हैं, लेकिन Q3 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी Q3 खत्म नहीं हुआ, Q3 में बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तो आप लोग जो है ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क वगैरह जो है इसके ऊपर काम करें। इसमें देखो प्रैक्टिस करना और रिसर्च का काफी काम है, यानी आपको जो है वो बहुत सारा काम जो है वो करना है। सही है। तो आप जैसे जैसे काम करते रहेंगे, आपको सवाल पूछेंगे, मुझे भी फायदा होगा, बाकी स्टूडेंट को भी फायदा होगा और आपको खुद भी फायदा होगा, चीजें क्लियर होंगी। तो आप लोग इसके ऊपर काम करें, इंशाल्लाह जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं? जब वो कोड बता रहा था, मैं कोड दिखा रहा था मैं आपको। सर एक क्वेश्चन है। इजाज को कोई सवाल तो नहीं करना, वो 2 सवाल कर रहा था, उसने एक ही सवाल किया। नहीं सर दोनों हो गए, Q3 का भी हो गया और डीप लर्निंग का कोर्सेरा का भी हो गया। ठीक है भाई, चलो भाई ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, अब आप स्क्रीन शेयर कर दें। आई होप कि मैंने करो। ये जब हम काम करते हैं ना सर, कॉन्फ्लिक्ट आने का बड़ा होता है कि मतलब जैसे आप बता रहे थे CNN और RNN हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो सर जब हम करने लगते हैं ना तो बहुत सी जगह कॉन्फ्लिक्ट आने का वो होता है कि भाई अब ये आ गया तो फिर दोबारा से करना पड़ेगा। हाँ देखो ये काम तो करना पड़ेगा। जैसे आपको गाड़ी चलानी आती है, मोटरसाइकिल या बाइक या कार? यस सर। है ना। अब देखो कार आप शायद ही कोई बंदा हो जिसने अपनी गाड़ी या बाइक जो है कभी किसी को ठोकी ना हो। सही है। तो बताने का मकसद ये है कि यार देखो रिस्क तो होता है, आपको चीजें जाया होने का खतरा तो होता है, लेकिन अगर खतरा मोल नहीं लोगे तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं जा सकते ना। अगर एक बंदा बोले कि यार मैं जो हूँ, मुझे इस बात का डर है कि यार मुझे हादसा हो सकता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, इंशाल्लाह सब लोग महफूज रहें, लेकिन आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। गाड़ी जब मार्केट में मतलब सड़क पे लेके निकलोगे तो बहुत सारे रिस्क होते हैं। आपकी गलती नहीं, सामने वाले की गलती। सर जैसे कि बिजनेस में भी सर रिस्क लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो जितनी भी चीजें उसमें रिस्क तो लेना। तो यहाँ पे भी रिस्क कहते हैं जी, आपने अपना काम किया और पूरा का पूरा काम आखिरी में आके खराब हो गया, ये कोई नई बात नहीं है। जितने भी प्रोग्रामर हैं जिन्होंने कभी छोटी मोटी FYP के लिए भी प्रोग्रामिंग की, उन्होंने भी इसमें एक्सपीरियंस किया होगा कि उनका कई दिनों का काम गायब हो गया, हार्ड डिस्क खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, ये तो सब चलता रहता है ना। इन्हीं रिस्क से तो हम जीतते हैं। मतलब आज जो है वो मैं आप लोगों का टीचर हूँ, उसकी वजह ये कि मैंने एक जमाने में रिस्क लिया। सही है ना। और आप एक दिन टीचर बन जाओगे इसीलिए कि आप लोगों ने रिस्क लिया, आप लोगों ने पढ़ा, पढ़ने के बाद इसको आगे करोगे तभी तो ना। लेकिन अगर आप अभी यहाँ पे छोड़ दोगे, नहीं यार इसमें तो बड़ी ख्वारी होती है, एक 4-4 घंटे एक कोड चलाना पड़ता है, कौन चलाए, ये छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, तो आपका साया जाया हो जाएगा। तो बात ये है कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, और ये चीज सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, हर चीज में। आप एंड्रॉइड के अंदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करो, ये भी हो सकता है कि आप उसमें भी मसले का शिकार हो जाओ। अच्छा सर एक और चीज, ये जो एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है सर, ये जो जिसमें नई चीजें सिखाएंगे, बूट कैंप। हाँ बूट कैंप, तो सर इसकी क्लास पहली होगी या कल?
कल पहली हो गई है, इंग्लिश वाली हो गई है, लेकिन अब जो है वो उर्दू वाली भी होगी मंडे को। तो मैं तो सबको ये कह रहा हूँ कि भाई आप लोग सारे के सारे जो है वो बूट कैंप में पढ़ो। बूट कैंप के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के एपीआई, वेब कैसे होता है, वेब पे कैसे डिप्लॉय करोगे, वेब से कैसे कॉल करोगे, ये बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आपको डेटा साइंस आती है, अब आपको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की एपीआई कॉल करनी है, तो कैसे करोगे? सर क्वार्टर 3 का टेस्ट हो गया कोई अभी तक? क्वार्टर 3 का तक होंगे सर? टेस्ट हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, वो एक अलग टीम है जो मेंटेन करती है। तो मैं ना मुझे पता होता है और ना मैं इसमें कोई इंटरेस्ट लेता हूँ कि छोड़ो ना टेस्ट यार, सही चल रहा तो है। आप पीआईसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अनाउंसमेंट आती रहती है, वही आपको हेल्प कर सकता है। अच्छा, कोई मुझे स्क्रीन शेयर कर रहा था, वो स्क्रीन शेयर हुई गायब हो गई फिर। यस सर, मैं कर रहा था असल में, वो मैं उसका कोड इतना हैवी है सर, वो लैपटॉप बंद हो जाता है हैंग होके। चलो फिर मुझे अलग से ना वो कोड कॉपी पेस्ट कर देना, फिर मैं देख लूंगा, ठीक है? अरे केरस में मेडिक चलें सर, ठीक है। और आप इस नाम से फेसबुक वगैरह पे AI अनीस अहमद का ग्रुप है ना, AI स्पेस अनीस अहमद, वो ढूंढ लो ग्रुप फेसबुक के ऊपर। सर चलें सर, ठीक है सर। क्वेश्चन ये है कि ये जिस तरीके से हम सिक्वेंशियल डेटा के अंदर पीछे के डेटा के ऊपर आगे की प्रेडिक्शन करते हैं, तो अगर हमारी पिक्चर्स का सिक्वेंशियल डेटा है तो पीछे की पिक्चर्स की मदद से आगे की प्रेडिक्शन कर सकेंगे? हाँ, तो उसके अंदर ये आरएनएन और ये चीजें यूज करके, हाँ उसमें हो सकता है कि आपको आरएनएन और सीएनएन दोनों की यूज की जरूरत पड़ जाए। नहीं, पहले आप फिल्टर करके डेटा को फिल्टर में कन्वर्ट कर लोगे, फिर फिल्टर के साथ जो है वो एक आरएनएन की लेयर भी लगा दोगे। ठीक है सर। सही है ना? लेकिन आपको उसमें डेटा फिल्टर करने के लिए मतलब आरएनएन को डायरेक्ट लगा दोगे, सीएनएन हटाकर, तो आपके लिए काम मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले सीएनएन वाला काम करोगे, फिर एक आधा लेयर जो है वो आरएनएन की भी लगा के जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। यस सर। अच्छा सर, ये बूट कैंप कल होगा, कैसे इसको ज्वाइन कैसे करेंगे सर? यार ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना PIAIC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, PIAIC वाली ग्रुप जो है फेसबुक पर, यस सर, उसमें सारी लिखी हुई है, वहां पे जाके देख लो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ। और मैंने इसकी डिटेल जो है ना अपना जो ग्रुप था ना AI अनीस अहमद, उसमें भी शेयर की हुई थी, उसमें भी जाके देख सकते हो। हाँ भाई, और कोई सवाल? सर ये केरस में एम्बेडिंग की जो लेयर है सर, ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए होती है क्या? अभी तक तो मुझे ये, मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, मोस्टली ये टेक्स्ट के लिए ही है, लेकिन आप इसको सीक्वेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो इसके अंदर दो चीजें हैं केरस के अंदर, एक है टोकनाइजर जो वर्ड को सीक्वेंस में कन्वर्ट करता है, सही है, और एक है जो सीक्वेंस से एम्बेडिंग करती है। लेकिन जो वर्ड एम्बेडिंग है, वो जो है वो वर्ड के लिए, क्योंकि नाम ही उसका है ना, एम्बेडिंग ही है। लेकिन सीक्वेंस अगर आप बना लेंगे तो सीक्वेंस के लिए आप डायरेक्ट आरएनएन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो डेटा पहले से ही मीनिंगफुल फॉर्मेट में है, तो फिर आपको मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि हमें वर्ड, चूंकि हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको नंबर में कन्वर्ट करते हुए हमें देखना होता है कि नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसलिए हमें वर्ड एम्बेडिंग की जरूरत पड़ती है। अब अगर डेटा कोई सीक्वेंस है, मिसाल के तौर पर वेदर है, तो वेदर का डेटा जो है वो ऑलरेडी जो है वो एम्बेडिंग मोड में होता है, उसमें जो डेटा है उसमें ऐसा नहीं, जो मतलब कल का डेटा और आज का डेटा करीब करीब होगा ऑलरेडी, और डेटा जो है वो कैटेगोरिकल होता है, तो उसको मैं बड़े आराम से ग्राफ कर सकता हूं, मुझे उसके ऊपर वर्ड एम्बेडिंग चलाने की जरूरत नहीं है। सही सर, सही है। सिर्फ वर्ड का डेटा के साथ मसला ये कि हमारे जो वर्ड का डेटा होता है वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होता है, तो उसके अंदर से हमें ढूंढना पड़ता है। लेकिन अगर मेरे पास जैसे वेदर का डेटा है, तो वेदर का डेटा मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे पता करना है कि यार पिछली साल जनवरी में क्या हुआ था, मैं जनवरी में जाऊंगा, उसके अंदर से वो डेटा को देख लूंगा और मैं चेक कर लूंगा। जैसे मुझे पता करना है कि यार जून के अंदर वेदर कैसा होगा, तो मैं पिछले 5 साल के जून का डेटा निकाल लूंगा, वो डेटा एक ही जगह पड़ा होगा, अलग अलग नहीं पड़ा हुआ होगा। एक बात बता, मैं एक कोड शेयर कर रहा हूँ एवरीवन पे, एक लाइन है कोड की, model.add embedding 10,000, 8 input as max 10। सर इसमें हो क्या रहा है बेसिकली? एम्बेडिंग इसमें 10,000 का कर क्या रहा है? शेयर करो, कर दिया टू एवरीवन पे, चैट पे। model.add embedding 1008 input max 10। देखो इसमें जो है ये आपकी 2 डायमेंशनल जो है वो एम्बेडिंग हो रही है, ठीक है। 10,000 by 8 मतलब ये है कि आपके पास जो वर्ड जो होंगे वो 10,000 होंगे, और उसके अंदर जो डायमेंशंस बनेंगी वो हर वर्ड के लिए 8 डायमेंशंस होंगी। डायमेंशन समझ में आई है तुम्हें? एक वर्ड के लिए हम एक वेक्टर लेंगे, उस वेक्टर के अंदर हमारे पास
8 एलिमेंट होंगे, हर एलिमेंट में एक अलग नंबर होगा। यूनिक नंबर नहीं समझ में आई बात? थोड़ी सी आई है बस। याद आ रहा है? अभी हम जब वो डिस्कस कर रहे थे कैट वाला, उसके अंदर हमने देखा था ना, दा कैट, दा के ऊपर हमने 3 डायमेंशन ली हुई थी। एक के अंदर 1.0 था, एक के अंदर 0.5 था और एक के अंदर 0.1 था। सही है, तो हमने वो 3 डायमेंशन ली हुई थी, तो तीनों डायमेंशन से हमें हेल्प मिल रही थी। फिर जब हम ग्राफ के ऊपर गए थे तो हमने देखा हमारी जो एक डायमेंशन थी यानी एक्स वाली, उससे हमें पता ये लग रहा था कि कैट और टाइगर आपस में मिलते जुलते हैं, जबकि जो वाई डायमेंशन थी उससे हमें पता लग रहा था कि कैट और डॉग जो था वो एक ही हैबिटेट में रहते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है, हैबिटेट का मतलब ये, हैबिटेट का मतलब ये होता है कि वो एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं। मिसाल के तौर पर कैट और डॉग जो है वो इंसानों के साथ ज्यादा रहते हैं, जबकि टाइगर और वुल्फ जो है वो जंगल में ज्यादा रहते हैं। तो हमें वाई एक्सिस से ये पता लग रहा था कि उनकी जो है वुल्फ और टाइगर की जो इन्वायरमेंट है वो करीब है, सिमिलर है, जबकि कैट और डॉग की इन्वायरमेंट सिमिलर है। जबकि जो एक्स एक्सिस के ऊपर पता लग रहा था कि कैट और टाइगर जो है वो एक ही एनिमल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये 2 डायमेंशन हमने प्लॉट की हुई थी। जब हम एग्जांपल देख रहे थे 3, यहाँ पर हमारे पास 3 की जगह 8 डायमेंशन हैं। हम इस 8 डायमेंशन से डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप जो है या डिफरेंट किस्म का एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और 8 डिफरेंट जो सिमिलरिटी है उसको हम बना सकते हैं। जितनी ज्यादा डायमेंशन ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा हमारा जो वर्ड एम्बेडिंग है वो कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन उतनी ज्यादा हम इससे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकेंगे। अच्छा, समझ में आ गई 8 बात? से 10 का तो मतलब एक्यूरेसी बढ़ सकती है मेरी। 8 को अगर आप 10 से करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती, ये डिपेंड करता है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। मैं देखूंगा, हो मैं सकता है बहुत कि चला रहा आपके हूँ। अब आपका जो काम है वो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं। लेकिन आप जितनी ज्यादा जेनरिक के ऊपर जाएंगे, मिसाल के तौर पर जो जीलोफ का जो डेटा है उसके अंदर 1000 डायमेंशन है, क्योंकि वो डेटा बहुत ज्यादा जेनरिक है। उसके अंदर ये इज्यूम किया हुआ है कि आपका डेटा कहीं पर भी किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सही है ना? तो अगर आप डेटा जो है वो सिर्फ ट्विटर का रिव्यू पॉजिटिव और नेगेटिव करने के लिए कर रहे हो, तो आपके लिए जो है वो हो सकता है 50 डायमेंशन भी ज्यादा हो जाए, कोई फायदा ना दे आपको। तो ये एज अ डेटा साइंटिस्ट जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके डेटा की नेचर क्या है, और उसके ऊपर एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि यार मैं कितनी डायमेंशन लगाऊं। यही आपका जो है आप में और एक इमेच्योर डेटा साइंटिस्ट में फर्क होगा कि आप एक एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट हो, आप वही काम जो है वो 8 डायमेंशन में कर लोगे। जो इमेच्योर वाला होगा वो बेचारा ट्राई करता रहेगा 2 दिन तक। ठीक है सर, थैंक यू। ये अभी आप ट्राई करके ये आप देख सकते हैं। ये सब देखो, उसमें उसने खुद भी कहा था कि आप एज ए एक्सरसाइज लो, तो इसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी आपको। ठीक है भाई, और कोई सवाल? बस सर। ओके सर, थैंक यू। चलें सर, ठीक ओके, है। अल्लाह थैंक हाफिज। यू सर। भाई बात असाइनमेंट में सर, शेयर कर दूंगा, असाइनमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। ओके सर, कहाँ फेसबुक के पेज पे करेंगे ना सर? हाँ, फेसबुक पे करूंगा। ओके।